हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। ठीक है, तो एनसीईआरटी के चैप्टर 1 में जितने भी टॉपिक्स हैं वो अपन यहाँ पर कवर करेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी छोटे मोटे फंडामेंटल्स हैं, ठीक है, वो सब अपन इस वीडियो में मिनिमम टाइम में कवर करने वाले हैं। मतलब एक तरह से आप ये मान लो, ये आपके लिए एक तरह का रिविजन वीडियो है। ठीक है, अगर आपको मान लो इस चैप्टर का बैकलॉग क्रिएट हो रहा है, आपको कम से कम टाइम में इसको कवर करना है, तो ये वीडियो आपके लिए सही है। ठीक है, आपको पूरा डिटेल पढ़ना है 8-10 क्लासेस की, कोई आपने चैप्टर मिस किया हुआ है तो मैं उस पूरे 8-10 घंटे की वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, आपका मिनिमम टाइम में पूरा चैप्टर कवर हो जाए, मैं ये चाह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा चैप्टर 1 या 2 घंटे ज्यादा से ज्यादा में कवर हो जाए बस। ठीक है, तो अगर आप चाह रहे हो कि यार मैं इस पूरे चैप्टर में मेंस का सिलेबस कवर कर दूंगा, मैं इसमें एडवांस तक के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका पर्पज ये है तो ये वीडियो नहीं है आपके लिए। ठीक है, करना क्या है, हमें हमें यहाँ पर एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स इस वीडियो में क्या करने, कवर करने हैं। और कोई भी टॉपिक एनसीईआरटी से हटा है, जैसे मान लो इस चैप्टर से एरर्स अगर हटा हुआ है कंप्लीटली, तो अपन एरर नहीं करेंगे। ठीक है, मान लो मोशन में स्ट्रेट लाइन अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें से अगर रिलेटिव मोशन हट गया है तो अपन वो नहीं करने वाले। ठीक है, एनसीईआरटी ही हमारा अभी मेन फोकस है, उसके सारे के सारे टॉपिक हमें क्या करना है, रिवाइज करने प्रॉपर्ली। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट, आ जाओ। तो चैप्टर हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब इस चैप्टर के अंदर मेनली अपन इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, अपन को सिग्निफिकेंट फिगर्स करनी है, राउंडिंग ऑफ करना है, अपन को डायमेंशंस करनी है, डायमेंशंस की एप्लीकेशंस करनी है। ठीक है, तो छोटा सा चैप्टर है, आसान चैप्टर है ये, अगर अपन बाकी चैप्टर से कंपेयर करें तो। आ जाओ भाई, अब इस चैप्टर में बात करने वाले किसकी, फिजिकल क्वांटिटीज की बात करने वाले हैं। क्या होती है भाई, जितनी भी क्वांटिटीज आप पढ़ते हो, जिनको आप फेस के अंदर मेजर कर पाते हो, ऑल दोस क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड। मास को मेजर कर सकते हो, लेंथ को कर सकते हो मेजर, टाइम कर सकते हो मेजर, ठीक है, स्पीड कर सकते हो मेजर। तो ये सब क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज होती है। ठीक है, बहुत सारी क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी आपके पास। ठीक है, या अगर मुझे कोई भी लॉ एक्सप्रेस करना है, ठीक है, भले ही वो न्यूटन्स लॉ हो, जैसे F इज टू m है, आपने कभी पढ़ा है, या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो G m1m2/r²। तो किसी भी लॉ को एक्सप्रेस करने में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मास और एक्सेलरेशन काम में लिए, यहाँ पर भी मास, एक डिस्टेंस काम में लिए, एक कांस्टेंट काम में लिया। तो किसी भी लॉ को एक्सप्रेस करने में हमें कुछ क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर m हो गया, मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया। ठीक है, तो ये सब क्वांटिटीज क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी जो बेटा क्वांटिटी है जिसको हम बोल रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी, उसमें दो चीजें आपको देखने को मिलती है, एक है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और एक है यूनिट। ठीक है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जिनमें यूनिट होती भी नहीं है, आगे देखेंगे अपन कौन कौन सी है। कुछ ऐसी हैं जिनमें यूनिट नहीं मिलेगी, बट उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी। फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे बोला कि मेरी जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। ये जो 10 लिखा है ना बेटा, 10, ये क्या है, मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द स्पीड, एंड मीटर पर सेकेंड इज यूनिट। तो दो चीजें आपके पास, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, और उसका यूनिट मिलेगी पीछे। एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है 10 किलोग्राम, ये मास की वैल्यू है 10 केजी, 10 इज एन एंड केजी इज यूनिट। ठीक है ना, तो ये आपके पास ऐसी कई सारी यहाँ पर क्या हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि फिजिकल क्वांटिटी काफी सारी टाइप्स की होती है। उससे पहले एक चीज देख लो, एक होता है आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी और एक होती है आपके पास डिराइव क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। अब फंडामेंटल क्या है और डिराइव्ड क्या है, ठीक है। फंडामेंटल जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, वो सारी क्वांटिटीज हमारे पास क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इनका एक नाम और है बेस क्वांटिटीज। फंडामेंटल या फिर बेस बोल दो आप, जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ऐसी टोटल 7 है जो हमने ले रखी है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास टोटल कितनी हुई, 7 है। एक होती है मास, एक होती है लेंथ, एक होती है करंट, टाइम, टेम्परेचर, एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और एक होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये टोटल 7 क्वांटिटीज हैं जिनको हम फंडामेंटल में की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, मास, इसको हम कैपिटल एम से करते हैं डिनोट यहाँ पर। ठीक है, जब अपन बात करेंगे डायमेंशन की, तो यहाँ पर एक सिंबल काम में लेने वाले हैं अपन हर एक क्वांटिटी के लिए। मास के लिए कैपिटल एम लेने वाला हूँ। मास की जो यूनिट अपन लेते हैं वो किलोग्राम देते हैं। ठीक है, अब किलोग्राम आप बोलोगे, ग्राम भी तो होती है, आप बोलोगे फिर पाउंड भी तो होती है, आप बोलोगे फिर टन, क्विंटल, बहुत सारी होती है। बिल्कुल होती है क्वांटिटीज, जितने भी हमारे पास, उन सबकी हमारे पास काफी सारी यूनिट्स हैं। तो यूनिट्स के लिए अपन ने क्या किया हुआ ना, कुछ सिस्टम भी बना रखे हैं। ठीक है, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। एक और होता है एमकेएस का मॉडिफाइड वर्जन, मान लो आप, होता है ऐसा ही, आपने नाम सुना होगा।
ठीक है, 9th 10th में भी आपने नाम सुना है। सीजीएस का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम मास, लेंथ और टाइम की यूनिट्स क्या लेते हैं। सी का मतलब है सेंटीमीटर, जी का मतलब है ग्राम, एस का मतलब है सेकेंड, ये होता है सीजीएस। ठीक है, यूनिट्स का ऐसा सिस्टम जिसमें हमने मास, लेंथ और टाइम के लिए फिक्स किया हुआ है, हम मास ग्राम, लेंथ सेंटीमीटर, टाइम सेकंड में लेंगे। एफपीएस का मतलब है हम लेंथ फुट में लेंगे, मास हम पाउंड्स में लेंगे और टाइम हम सेकंड्स में लेंगे, ये एफपीएस। एमकेएस मास, लेंथ और टाइम, मास हम लेंगे किलोग्राम में, के फॉर किलोग्राम, एम फॉर मीटर एंड टाइम हम लेंगे किसमें, सेकंड में। तो कुछ सिस्टम है एसआई सिस्टम, एमकेएस का मॉडिफाइड वर्जन है जिसमें टोटल 7 क्वांटिटीज आती हैं, 7। 3 तो ये वाली मीटर, किलोग्राम, सेकंड, 3 तो ये वाले यूनिट्स आएंगे और 4 और जो अभी मैंने आपको नाम बताए थे। देखो मीटर जो एमकेएस में भी था, किलोग्राम जो एमकेएस में भी था और टाइम के लिए सेकंड, ये एमकेएस वाली ही है। 4 और एडिशनल है। करंट के लिए आपने 10th क्लास में पढ़ा है एम्पियर, टेम्परेचर के लिए हम यूज करते हैं केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल्स के नाम से आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, है ना, फेस पे आगे काम में आएगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये है बेटा लाइट की एनर्जी से रिलेट करती है, ठीक है, अभी हमारे इतने काम में नहीं आएगा तो अभी आप फिलहाल इसका नाम याद रख लो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट जो होती है कैंडेला। ठीक है, ये टोटल 7 क्वांटिटीज है उनको हम फंडामेंटल में रखते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी क्वांटिटीज हैं वो उनको हम इन्हीं से डिराइव कर लेंगे, बाकी सारी क्वांटिटीज को हम इन्हीं में से किसी ना किसी से डिराइव करते रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं वो डिराइव क्वांटिटी, क्योंकि वो सारी इनमें से किसी ना किसी पर डिपेंड करती है। हो सकता है किसी एक पर करे, हो सकता है 2 पर करे डिपेंड, हो सकता है 3 पर करे, 4 पर करे डिपेंड। तो जितनी भी क्वांटिटीज इनसे डिराइव होती हैं, जो भी क्वांटिटीज इन पर डिपेंड करती है वो सबके डिराइव्ड है। कुछ एग्जांपल देख लो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ले रखा है एक्सेलरेशन का एग्जांपल ले रखा है, ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब यार वेलोसिटी की आपको पता है यूनिट, है ना, वेलोसिटी और स्पीड की यूनिट आप पढ़ के आए 9th में मीटर पर सेकंड। तो अगर वेलोसिटी आप लिखोगे मीटर अपॉन सेकंड, नीचे टाइम है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड का बन जाएगा। अब मीटर, मीटर ये रहा भाई, मीटर ये रहा, मीटर ये रहा, सेकंड, सेकंड ये रहा। इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, वैसे बेटा फॉर्मूला जो होता है एक्सेलरेशन का वो v - u/t होता है, समझने के लिए वेलोसिटी अपॉन टाइम ले रखा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर बना तो इससे ये है, बना किससे है, फंडामेंटल से बना है। फोर्स का एक फॉर्मूला होता है m × 9th में आपने काफी पढ़ा है इसको। m × मास की यूनिट किलोग्राम, है ना, एमकेएस दे रहा हूं मैं, और एक्सेलरेशन की यही मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये तीनों किलोग्राम, मीटर और सेकंड, किलोग्राम, मीटर और सेकंड, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, ये रहे। तो ये फोर्स भी किस पर डिपेंड कर रहा है, फंडामेंटल पर डिपेंड कर रहा है। सही है नहीं है, तो ये भी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो है ना, डिराइव्ड क्वांटिटी बहुत सारी होती है, अभी अपन देख लेंगे, काफी सारी देख लेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा ना 2 क्वांटिटी और है हमारे पास, एक है प्लेन एंगल और एक है सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल जो एंगल आज तक आप पढ़ते हुए आए हो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर 2 स्ट्रेट लाइन खींच दी, ठीक है, ये एरो लगा दिया, ये जो एंगल है इसे बोलते हैं हम प्लेन एंगल, जो एंगल आपने आज तक पढ़ा है। प्लेन एंगल यूनिट आपने इसकी यूज करी डिग्रीज, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 10th क्लास की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन एसआई सिस्टम जिसकी बात कर रहे हैं, उस सिस्टम में एंगल, प्लेन एंगल की जो यूनिट है वो क्या यूज करते हैं, रेडियन यूज करते हैं, रेडियन। ठीक है, रेडियन इज यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, जो एंगल आप आज से पढ़ते हो। एक और होता है सॉलिड एंगल। क्लास 12th के अंदर जब चैप्टर फर्स्ट आएगा, तब अगर आप जेई वगैरह की, मेंस की, एडवांस की प्रिपरेशन करोगे तो वहां पर ये सॉलिड एंगल ढंग से पढ़ा देते हैं। ठीक है, होता क्या मैं समझा रहा हूँ, सॉलिड एंगल एक्चुअली थोड़ा 3D में होता है। 3D यूं मान लो कि मेरे पास ना समझाने के लिए ना एक कोन है, कोन है ना, कोन वो आइसक्रीम वाला कोन, ये कोन है, 3D में होता है कोन। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है इधर, है ना, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये यहाँ जो एंगल बना ना इधर, ये, ठीक है, 3D में यहाँ पे जो एंगल बना, दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। ठीक है, ये वाला जो एंगल है उससे बोलते हैं हम सॉलिड एंगल। इसका फॉर्मूला भी होता है, अभी कोई जरूरत नहीं है इसको फॉर्मूला डिराइव करने की, बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी 11th क्लास में इतना अब कुछ काम में आने वाला है नहीं है। ठीक है, या यूं मान लो कि भाई एक स्फीयर है ना, स्फीयर की सरफेस पर छोटा सा एरिया बना लो, एक एरिया बना लिया। तो बेटा इस एरिया ने सेंटर पे, इस एरिया ने सेंटर पे जो एंगल यहाँ बनाया, यहाँ पे 3D में वो क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है। ठीक है, इसकी यूनिट याद रखना, वो आपसे हो सकता है पूछ लें, स्टेरेडियन, SR, स्टेरेडियन। ठीक है, प्लेन एंगल की रेडियन और सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अपन बात करने वाले किसकी, अब थ्री डायमेंशन की बात करेंगे। तो अपन ने बोला कि हमारे पास क्वांटिटीज तो बहुत सारी हैं, फंडामेंटल के अलावा डिराइव क्वांटिटी बहुत सारी है, और हमने क्या बोला कि डिराइव क्वांटिटी जितनी भी है वो सब डिपेंड करती है किस पर, फंडामेंटल पर। ठीक है, तो किस तरह से डिपेंड करती है, ठीक है, कि भाई अगर एक क्वांटिटी है वो यार मास पर डिपेंड कर रही है, लेंथ पर भी कर रही है, या टाइम पर कर रही है, तीनों पर कर रही है, दो पर कर रही है, ठीक है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला बनाने वाले हैं। ठीक है, वहां से आपको लगेगा आइडिया कि डायमेंशन आखिर है क्या। ठीक है, तो डायमेंशन है क्या, डेफिनेशन पे आता हूं बाद में, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पर, ध्यान देना। जैसे मान लो मैंने एक फॉर्मूला लिखा है भाई एरिया का, एरिया कुछ भी फॉर्मूला ले लो, एल इंटू बी ले लो, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ, आप मुझे एक चीज बताओ, हमने बोला कि हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं, जैसे लेंथ के लिए मैं सिंबल यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, लेंथ का सिंबल क्या ले लूंगा मैं, कैपिटल एल। ठीक है, अब आप ये मत सोचना कि लेंथ का एल ले रहा हूं तो ब्रेथ का मैं बी ले लूंगा, हाइट के लिए मैं एच लूंगा, नहीं भैया, लेंथ के लिए एल, मैं हाइट के लिए भी एल लूंगा। आप सोचोगे क्यों, हर वो चीज जिसका मेजरमेंट स्केल से हो सकता है, या मीटर में, सेंटीमीटर में हो सकता है, ठीक है, हर वो चीज जो लेंथ की ही कैटेगरी में आएगी, जिसको आप स्केल से, एक टेप से कर सकते हो मेजर, मीटर में, सेंटीमीटर में कर सकते हो मेजर, किलोमीटर में कर सकते हो, इंच में कर सकते हो मेजर, और हर एक चीज के लिए लेंथ लूंगा, मतलब सिंबल एल लूंगा। लेंथ का एल है, ब्रेथ का भी एल है, हाइट का भी एल है, डिस्टेंस के लिए भी एल लूंगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी मैं एल ही लूंगा। रेडियस अगर आ जाती कहीं तो रेडियस के लिए भी एल लूंगा। सोचो मीटर सेंटीमीटर में तो आती है रेडियस, सही, डायमीटर के लिए भी एल लूंगा, सर्कमफ्रेंस के लिए भी क्या लूंगा मैं, एल ही लूंगा। ये बात, हर वो चीज जिसको मैं किलोग्राम, ग्राम, पाउंड्स, टन्स, क्विंटल में मेजर करूंगा, उसके लिए सिंबल मैं कैपिटल एम लेने वाला हूं। ठीक है, भले मास इतना सा हो, बहुत सारा हो, मैं सिंबल कैपिटल एम लूंगा। टाइम के लिए मैं यहाँ पर कैपिटल टी लेने वाला हूँ, टाइम के लिए कैपिटल टी लूंगा सिंबल से। इलेक्ट्रिक करंट अगर आई कहीं ना कहीं किसी फॉर्मूले में तो अपन ए यूज करेंगे, ए फॉर एम्पियर। टेम्परेचर आता है तो उसके लिए अपन के फॉर केल्विन यूज कर रहे होंगे, और मोल आता है तो एम ओ एल यूज कर लेंगे। वैसे नहीं आएगा ये अभी, ठीक है, अभी इतना यूज नहीं करेंगे अपन इसको। तो अब आप बताओ, लेंथ के लिए मैंने आपको बताया जैसा कि लेंथ के लिए सिंबल में कैपिटल एल लूंगा, ब्रेथ के लिए भी मैं कैपिटल एल लूंगा, तो कैपिटल एल कैपिटल एल, एल स्क्वायर बन जाएगा ना। ठीक है, एक और लेता हूं एग्जांपल, मैं सिंपल सा एग्जांपल वॉल्यूम ले लेता हूं, एल बी एच, एल लेंथ, ब्रेथ लेंथ, हाइट लेंथ, कितना बना, एल क्यूब बना। तो क्या बताना चाह रहा हूं कि भाई फंडामेंटल क्वांटिटी 7 थी, ठीक है, तो ये दोनों तो फंडामेंटल में है नहीं, तो ये जो एरिया है ये डिराइव्ड है, और आपको दिख रहा है ये एल पर डिपेंड कर रहा है। तो जब मैं ये शो कर रहा हूं, क्या शो कर रहा हूं कि ये क्वांटिटी जिसको मैं डिराइव्ड बोल रहा हूं, ये किसी ना किसी फंडामेंटल से बनी होगी, एल से बनी है। तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, इस पर जो पावर आ रही बेटा, इस पर ये जो पावर आ रही है, ये पावर ही क्या होती है, डायमेंशन होती है। जब भी आप किसी भी डिराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस करते हो, तो इस फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर लगने वाली जो पावर है, ये पावर, इसी पावर क्या होती है, डायमेंशन होती है। ठीक है, एक दो एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लेते हैं अब आपके पास कोई फॉर्मूला है, क्या, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, इट इज मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास का सिंबल क्या लोगे, हमने लिखा था फंडामेंटल के अंदर एम। वॉल्यूम के लिए यहां लिखा था एल बी एच, सॉल्व करने के बाद क्या था, एल क्यूब आया था। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, एल ऊपर ले जाओ, आपको पता है सिंपल सा रूल है मैथ्स का, नीचे से ऊपर ले गया। तो ये जो डेंसिटी है ये भी इन दो फंडामेंटल से बनी है, कौन कौन सी दो, एम और एल से बनी हुई है। तो जब मुझे ये पता चला कि ये जो डेंसिटी है ये दो फंडामेंटल से बनी हुई है, एम से और एल से, तो एम और एल की जो पावर्स आ रही हैं, ये जो पावर्स है भी इस डेंसिटी में मास का कंट्रीब्यूशन है, बिल्कुल है। कितनी बार आ रहा है, एक बार आता है। लेंथ का कंट्रीब्यूशन है कितनी बार, 3 बार आ रही है। मास का मतलब वो नीचे थी भाई। तो ये जो पावर्स आ रही है ना, ये बताती है क्या कि भाई ये डेंसिटी इन दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज पर किस तरह से डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो इन पावर्स को ही क्या बोलते हैं हम, डायमेंशंस बोलते हैं। ठीक है, सो डायमेंशंस आर द पावर्स कौन सी क्वांटिटी की, आपके पास ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इनके ऊपर जो पावर्स आप लगा रहे हो, टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट
एनी डायरेक्ट क्वांटिटी। अगर आप डायरेक्ट क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर जो पावर लगती है उनको क्या बोलते हैं? डायमेंशंस बोलते हैं। तो इस तरह से हम डायमेंशन निकालने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हो, यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट आप लगा दो बेटा, यहाँ पर आप एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, तो ये जो लिखा है इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। बस एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो तो इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया, इस तरह से आता जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, जब भी हम डायमेंशन लिखते हैं, एम लिखते हैं, एल लिखते हैं या टी भी लिखेंगे अभी, तो वो किसी ना किसी फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर लगने वाली पावर है, ठीक है। कोई ना कोई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं किसी नंबर पर कुछ पावर लगा दूं। आप ये सोचो किसी नंबर पर पावर लगा दी, नंबर एनी नंबर, सपोज पाई स्क्वायर, पाई इज नॉट अ नंबर। नंबर्स को हम मेजर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, ठीक है। अगर मान लो कोई फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ mv स्क्वायर में काइनेटिक एनर्जी मेजर करते थे, मुझे मास और वेलोसिटी चाहिए, ना कि हाफ इज फिक्स्ड। आप मुझसे ये नहीं पूछोगे कि सर 1 की वैल्यू क्या है, 2 की वैल्यू क्या है। 1 एंड 2 आर फिक्स्ड, उनको हम मेजर नहीं कर रहे, तो दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो उनके ऊपर कोई पावर लगानी भी नहीं है आपको। मतलब जब आप डायमेंशन फॉर्म लिखते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर है, ठीक है, तो आप यहाँ पर मास के लिए क्या लिखोगे? डायमेंशन फॉर्मूला क्या था भाई मास के लिए? कैपिटल M। वेलोसिटी के लिए क्या होगा? वेलोसिटी का बना लो। वेलोसिटी के लिए अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट L अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट के लिए L, टाइम के लिए T, तो क्या बन गई? LT माइनस 1। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। और अगर मैं यहां डाल दूं वेलोसिटी का स्क्वायर LT माइनस 1, ये स्क्वायर हो जाएगा। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि भाई मैंने यहाँ पर M की जगह डाला मास के लिए कैपिटल M, वेलोसिटी के लिए ये डाल दिया, इसको स्क्वायर कर लो भाई। हाफ के लिए कुछ नहीं आएगा यहाँ पर, हाफ के लिए कुछ नहीं आएगा, हाफ इज जस्ट अ नंबर, इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, तो इसके लिए यहाँ पर कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। हाफ इज अ नंबर, हाफ ना तो मास पर डिपेंड कर रहा है, ना लेंथ पर, ना टाइम पर, ना करंट पर, ना किसी और चीज फंडामेंटल पर, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर कोई और चीज नहीं आने वाली यार, ठीक है। तो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलो अब अपन यहाँ पर ना देखो, आपको दिख रहा है कुछ एग्जांपल लिखे हैं, सिंपल से वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वो निकाल दिया मैंने, वॉल्यूम अपना निकाल लिया। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट, कहाँ गए भाई, ज्यादा आ गए। अब यहाँ पर कुछ दे रखे हैं आपको, क्वेश्चन दे रखे हैं, फोर्स की, प्रेशर की, वर्क की, मोमेंटम की, इनकी डायमेंशन निकालनी है, ठीक है। तो बड़े इनके जो फॉर्मूले धीरे धीरे करके चैप्टर्स में आगे आते जाएंगे, तो ये फॉर्मूले हमें लर्न होते जाएंगे। कौन से? मोमेंटम होता है m/v, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, प्रेशर का होता है फोर्स अपॉन एरिया। ये फॉर्मूले आपके धीरे चैप्टर्स में आएंगे, तो वो फॉर्मूले अपने आप लर्न होते जाएंगे, क्योंकि वो फॉर्मूले हमारे काम में आएंगे इसे। तो उन फॉर्मूले की हेल्प से हमें डायमेंशन फॉर्मूला बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन अपन ने देखा था भाई, एक्सेलरेशन के लिए आप फॉर्मूला यूज कर लो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी की क्या थी डायमेंशन भाई, आपने बनाई थी भी LT माइनस 1 अपॉन टी, तो क्या बना एक्सेलरेशन? टी को ऊपर ले जाओ, LT माइनस 2 बन जाएगा। कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना, प्लस और माइनस में बच्चे जनरली सिली मिस्टेक कर लेते हैं, तो आपको बस वहीं थोड़ा सा अलर्ट रहना है। डायमेंशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे ऐसी जगह पर थोड़ी सी सिली मिस्टेक कर लेते हैं कि भाई प्लस कभी काट दिया, कभी नहीं काटा, कभी +2 कर दिया गलती से, कभी -2 कर लिया, तो वो हो जाती है, नॉर्मल सी बातें बच्चों से होती रहती है। तो एक्सेलरेशन इज LT माइनस 2। दिस इज कहाँ गया पीछे था भाई। फोर्स का एक फॉर्मूला होता है भाई m/a। m क्या है? मास के लिए कैपिटल M, एक्सेलरेशन बोल रहा LT माइनस 2। तो डायमेंशन क्या है भाई फोर्स की? m1 L1 T माइनस 2, तो m1 L1 T माइनस 2, दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना, तो डायमेंशनल फॉर्मूला बोल देते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला भी क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज जस्ट फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ इन फॉर्मूले की टेंशन नहीं लेनी है, धीरे धीरे करके ये फॉर्मूले आते ही जाएंगे, तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे फॉर्मूले। तो प्रेशर का मुझे निकालना है, फोर्स अपॉन एरिया करना है, तो बेटा फोर्स में लिख चुका हूँ यहाँ पर, फोर्स mLT माइनस 2। एरिया हमने इससे पहले निकाला था L स्क्वायर करके, तो सॉल्व करोगे आप इसको, एरिया हम निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा m, एक L से एक L काट देना, L माइनस 1 T माइनस 2, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रेशर, mL माइनस 1 T माइनस 2, दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। वर्क निकालना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए हमने निकाल दिया mLT माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट L में आएगा, तो mLT माइनस 2 इंटू L, तो mL स्क्वायर T माइनस 2।
मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक। तो मास के लिए वही m, वेलोसिटी हम निकाल चुके थे lt-1, वेलोसिटी इज lt-1, डाल दो ये आ जाएगा। तो इस तरह से डायमेंशंस आप निकाल सकते हो, ठीक है। मैं दो चार और निकालूंगा अभी, यहां निकालते हैं, चलो, है ना। देखो मैं कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पर, जैसे एक फॉर्मूला है एंगल का, एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस। तो आप देखना, तो आर्क, आर्क लेंथ, आर्क, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ एल, आर्क लेंथ इज लेंथ, आर्क काय में बोलोगे लेंथ, रेडियस, रेडियस एल, रेडियस भी एल, तो एल से एल कट, क्या बचा 1। मतलब यहां तो कट पिटने के बाद ना तो मास आ रहा है, ना लेंथ आ रही, ना टाइम आ रहा है, ना ही यहां पर मास आया तो m की पावर 0 आप लिख सकते हो, ना ही यहां पर लेंथ, ना ही टाइम, ना ही करंट, ना ही टेम्परेचर, किसी भी तरह की कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी यहां नहीं आ रही, सब कट चुका है। तो ऐसी क्वांटिटीज जो किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रही, इनको बोलते हैं बेटा क्या, इनका नाम होता है, इनको बोलते हैं हम डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज। सिंपली 1 लिख लो, या फिर लिखने का तरीका क्या होता है, m0, l0, t0, यहाँ पर कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं आ रही है, ठीक है। अच्छा एक आध और ट्राई करते हैं, आओ क्या ट्राई करें, काइनेटिक अपने निकाल ली है ना, एक फॉर्मूला और देखते हैं, बड़ा फॉर्मूला ना बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, आपके पास एक कांस्टेंट होता है भाई, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है। कैपिटल जी से इसको डिनोट करते हैं, हमें इस कैपिटल जी की डायमेंशन निकालनी है। तो डायमेंशन निकालने के लिए आपको पहले उसका एक कोई ना कोई फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है बेटा, ये 11th क्लास के सिलेबस में आएगा, वैसे आपने ये फॉर्मूला 9th में भी पढ़ा था, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स न्यूटन ने दिया था ये, जी m1m2/r², ठीक है। तो यहां से ना मैं जी फाइंड करने वाला हूँ, मुझसे डायमेंशन पूछी किसकी, जी की, तो जी कितना आएगा यहाँ से, फोर्स इंटू r² डिवाइड बाय m1 इंटू m2, जी फाइंड करना है, तो फोर्स इंटू r², तो फोर्स की डायमेंशन अपन ने निकाली पीछे, क्या थी, mlt-2, r², r के लिए बेटा डिस्टेंस, r मतलब डिस्टेंस, तो l², हाँ, अपॉन m1 और ये m2, दो मास है ना, m1 भी एक मास है, m2 भी एक मास है, mm, तो ये m से m एक काट दो, नीचे m बचा, m-1 ऊपर ले जाओ, और l इंटू l² l3 t-2, दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट, राइट, ठीक है। अब आपको ऐसे कई सारे डायमेंशनल फॉर्मूला की प्रैक्टिस करनी है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोलना, उस एनसीईआरटी बुक के अंदर टेबल बनी हुई है अच्छी खासी एक, ठीक है। उस टेबल में या तो पीछे होगी, लास्ट में, बुक के लास्ट में होगी, या चैप्टर में कहीं बीच में देख लेना, ठीक है। उसमें काफी सारी फिजिकल क्वांटिटीज रखी है ना, काफी सारी, उनकी प्रैक्टिस करना, फॉर्मूले सारे लिखे हुए हैं, इस तरह से जो फॉर्मूले में आज लिख रहा हूँ वो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, उन फॉर्मूले को देखकर आपको डायमेंशंस खुद से निकालने हैं, ठीक है। तो ये तरीका है डायमेंशन निकालने का, अपन आगे बढ़ रहे हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचना अपन को। यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, अब डायमेंशन हमने पढ़ तो ली भाई, हमें निकालनी तो आ गई, फॉर्मूला अगर मुझे याद है तो मैं इजी डायमेंशन निकाल सकता हूँ। अब इन डायमेंशन फॉर्मूले से करना क्या है, क्या करें भाई डायमेंशंस का, आपने वेलोसिटी डायमेंशन निकाल ली, मोमेंटम के निकाल ली, फोर्स के निकाल ली, वर्क के निकाल ली, इसके निकाल ली, उसके करना क्या है, तो इससे कुछ यूजेस हैं जो अपन देखने वाले हैं अभी। फर्स्ट जो अपन देखने वाले हैं वो ये है कि आपको ना कोई फॉर्मूला मिलेगा, आपको कोई फिजिकल इक्वेशन मिलेगी, हो सकता है आपने कभी देखा हो सकता है कभी आपने ना देखा हो, उसको ये चेक करके बताना है कि वो फिजिकल इक्वेशन या फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है, वो फिजिकली करेक्ट है या इनकरेक्ट, वो नहीं, डायमेंशंस के हिसाब से, डायमेंशन मेथड, डायमेंशन एनालिसिस के हिसाब से वो फॉर्मूला करेक्ट लिखा हुआ है या इनकरेक्ट लिखा हुआ है, वो हम चेक करने वाले हैं फर्स्ट एप्लीकेशन में, कैसा भी देखेंगे। दूसरा कन्वर्जन करेंगे हम यूनिट्स का, हमने बोला हमारे पास कोई सिस्टम है, एमकेएस है, सीजीएस है, हमारे पास एफपीएस है, ठीक है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन करेंगे, जैसे आपको पता है मास 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, सबको पता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ये भी पता है। तो ये कन्वर्जन है, लेंथ का कन्वर्जन, 1 मीटर, मीटर लेंथ, मीटर एसआई सिस्टम, या एमकेएस सेंटीमीटर सीजीएस, तो एमकेएस टू सीजीएस कन्वर्जन है। तो ऐसे हमें कन्वर्जन सीखना है डायमेंशन की हेल्प से। इसके बाद हम कुछ फॉर्मूले या कुछ रिलेशंस डिराइव करने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा फॉर्मूला जो हमने कभी डिराइव नहीं किया, हम जानते नहीं, हमें पढ़ा नहीं, फिर भी हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से उस फॉर्मूले को डिराइव कर लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशन देखने वाले हैं,
आ जाओ। तो पहला हम क्या कर रहे हैं, कोई रिलेशन, कोई फिजिकल इक्वेशन हमें दे रखी है, उसको हम चेक करने वाले हैं डायमेंशनल मेथड की हेल्प से कि वो इक्वेशन या वो फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, अब इसके पीछे जो लॉजिक है उससे बोलते हैं, उस लॉजिक को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि हम ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि वो सही है नहीं है। तो एक सिंपल सा एक छोटा सा एक प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है कि भाई मैं आपसे अगर बोलूं कि भाई मैं 2 kg प्लस 4 kg कर सकता हूँ, आप बोलोगे सर बिल्कुल कर सकते हो। फिर मैं बोलूंगी इसका आंसर क्या है, तो आप बोलोगे सर इसका आंसर तो 6 kg, कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है ना। तो ये इक्वेशन एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि आप दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, है ना, तो वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब ये दोनों क्वांटिटीज सेम टाइप की होंगी, जब इन दोनों की डायमेंशन सेम होगी। मतलब अगर बेटा ये लेंथ है, ये मास है, ये स्पीड है, ये फोर्स है, तो आप स्पीड में स्पीड ऐड कर सकते हो, फोर्स में फोर्स ऐड कर सकते हो, लेंथ में लेंथ ऐड कर सकते हो, मास में मास ऐड कर सकते हो। आप ये नहीं कर सकते कि आपने लिखा क्या 2 kg और आपने इसमें जोड़ दिया या घटा दिया क्या 3 मीटर को, ये पॉसिबल है क्या? 2 kg प्लस 3 मीटर पॉसिबल नहीं है, 2 kg माइनस 3 मीटर पॉसिबल नहीं है। दो क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तीन क्वांटिटीज, चार क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो तभी होंगी जब वो सेम टाइप की होंगी, उनकी डायमेंशन सेम होगी। अगर एक मास है तो उसमें मास ही ऐड होगा, एक LT-1 है तो उसमें LT-1 ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो किसी भी फिजिकल इक्वेशन में, फिजिकल रिलेशन में, है ना, जितनी भी टर्म्स आ रही हैं, 1 2 3 4 5 कितनी भी टर्म्स आ रही है LHS और RHS दोनों मिला के, तो उन सारी टर्म्स की डायमेंशंस कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब अगर मैं लिख रहा हूं x प्लस वाई इज टू सी प्लस डी, अगर ये फिजिकली करेक्ट है या नहीं है वो नहीं, अगर मैं डायमेंशनली चेक कर रहा हूँ डायमेंशंस के हिसाब से ये रिलेशन सही है या नहीं है, तो वो तब सही मानेंगे हम जब इन चारों टर्म्स की डायमेंशन कैसी हो, सेम हो। ठीक है, अगर चार है तो चारों, दो है तो दो टर्म, तीन है तो तीन टर्म, जितनी भी टर्म्स है उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। दो टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, फिर बोल रहा हूँ बट तभी होंगी ऐड जब दोनों डायमेंशन सेम हो। लेंथ में लेंथ ऐड करूंगा तो मुझे फिर से लेंथ मिलेगी। अब आप ये बोलोगे सर l प्लस एल तो 12 होता है, अपन मैथ्स नहीं कर रहे, हम ये बता रहे हैं कि लेंथ में लेंथ को ऐड करने पर क्या आएगा, कितना आएगा वो नहीं, क्या आएगा। लेंथ में लेंथ ऐड किया तो लेंथ ही आएगी, तो l प्लस एल इज 12। मैं ये नहीं बोल रहा कि 10 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर इज 30 सेंटीमीटर, नहीं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ लेंथ प्लस लेंथ इज इक्वल टू लेंथ। ऐसे अगर मैंने मास में से मास माइनस किया तो आप बोलोगे जीरो आएगा, मैं नहीं आएगा भाई, जीरो मास ही आएगा, क्योंकि हम ये नहीं बोल रहे कि 2 kg माइनस 2 kg, हम तो ये बोल रहे भाई ये कोई मास है, उसमें से कुछ मास माइनस किया तो फिर से मास ही आना चाहिए। बात समझ में आई? इससे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ठीक है, तो इस बेसिस पर अपन चेक करने वाले हैं कि कुछ फॉर्मूले या कुछ इक्वेशन सही है या नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन है, ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि भाई ये जो एक इक्वेशन ले लो आप, और इस इक्वेशन में t यहाँ पर टाइम है, x यहाँ पर डिस्टेंस है, y यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, आपको डायमेंशन निकालनी है a b और c की। a क्या है नहीं पता, b क्या है नहीं पता, c क्या है नहीं पता, और हमें क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ठीक है, क्या करने वाले हैं, हम a b और c की डायमेंशन निकालने वाले हैं। देखो यहाँ पर, तो आप पहले तो बताओ, इस ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है बी टी माइनस सी एक्स, ये ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ब्रैकेट बेटा साइन के पीछे आ रहा है, साइन के साथ एक ब्रैकेट दे रखा है, तो साइन के पीछे, कॉस के पीछे क्या आता है, एंगल आता है। तो ये जो ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एंगल को, ये एक एंगल है। अब ये एंगल में हमने बोला कि भाई ये तो एक इक्वेशन सी बनी हुई है, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में अपन ने अभी पढ़ा था, अगर ये वास्तव में ये सही लिखा है जो भी लिखा है, तो इन तीनों टर्म्स की पहली, दूसरी और तीसरी, इन तीनों टर्म्स की डायमेंशंस कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब मुझे पता है एंगल की डायमेंशन क्या होती है, 1 एंगल बोथ था थोड़े पहले, एंगल इज डायमेंशनलेस। एंगल कैसे आया था, आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल इज डायमेंशनलेस। तो अगर मुझे पता है भाई किसी भी एंगल की तो डायमेंशन होती ही नहीं, दिस इज डायमेंशनलेस, m0 l0 t0। तो अगर ये इक्वेशन, ये जो रिलेशन लिखा हुआ है ये करेक्ट है, LHS और RHS में जो भी लिखा हुआ है ये आपस में एक्चुअली बराबर है, तो इसका मतलब इन तीनों क्वांटिटीज की, 1 2 3 तीनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो अगर मुझे इसकी पता है 1, तो इसकी किसकी, BT भी आपका डायमेंशन लेस होना चाहिए, CX भी आपका डायमेंशन लेस होना चाहिए।
अगर ये डायमेंशनलेस तो ये भी दोनों डायमेंशनलेस। तो यहाँ से बड़ा बी कितना आएगा, सिंपल सी कैलकुलेशन है, टी को आप नीचे ले जाओ, टी मतलब टाइम, टाइम के लिए कैपिटल टी है आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी जो आएगा कैपिटल टी -1, इसको आप ऊपर ले जाना, सही है। और अगर मुझे यहाँ से सी निकालना है तो इस क्वेश्चन में सी सॉरी एक्स को क्या बोला है, एक्स को उन्होंने डिस्टेंस बोला है, ये एक्स इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अगर मैं नीचे ले जाऊं बेटा एक्स नीचे आएगा, एक्स नीचे आएगा, और एक्स क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस के आप लिखोगे कैपिटल एल, उसको ऊपर ले जाओ तो डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा सी का L-1। पसंद है, ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं आपको कोई चलो एक क्वेश्चन पर बना देते हैं यहाँ पर, चलो अपन एक क्वेश्चन बनाते हैं कि आपसे मैंने बोला कि एक फॉर्मूला है भाई v/gm/r, आपने ये कभी पढ़ा ही नहीं, आपने नहीं पढ़ा, ये सही है नहीं है, आप जानते ही नहीं, आपको चेक करना है कि बताओ भाई ये जो फिजिकल रिलेशन लिखा हुआ है ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास LHS और RHS दोनों मिला के हमारे पास कितनी टर्म्स हैं बेटा, यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है और यहाँ पर ये आपकी सेकेंड टर्म है, ठीक है। यहाँ पर जो v है आपको बोलेंगे क्वेश्चन में v इज वेलोसिटी, आपसे बोलेंगे कैपिटल G क्या है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, m क्या है, मास है, r क्या है, रेडियस है, ये बोला है, क्वेश्चन मिलेगा। तो हमें सिर्फ ये करना है, ये LHS और RHS में जितनी भी टर्म्स हैं, LHS में एक ही टर्म है वेलोसिटी, RHS में एक बड़ी सारी टर्म है √gm/r, ये पूरी एक टर्म है, इनकी डायमेंशन आपको पूरी चेक करनी है। ओहो वेट करते हैं 2 मिनट में। हाँ तो वापस देखना, एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, हमने मान लो कहीं पढ़ा ही नहीं, आपको ये चेक करके बताना है कि भाई डायमेंशनली फॉर्मूला सही है नहीं। तो यहाँ पर 2 टर्म है आपके पास, LHS में ये वाली टर्म है, RHS में ये वाली टर्म है, अगर इन दोनों की डायमेंशन सेम आ जाती है देन दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो v है वेलोसिटी, बेटा वेलोसिटी की डायमेंशन हमने निकाल रखी, ठीक है। ये सारी डायमेंशन बेटा आपको एक बार निकाल के रखनी खुद से। तो वेलोसिटी इज L-T-1, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की अपने निकाली थोड़ी देर पहले, कैपिटल G ये था m-1 L3t-2, दिस इज कैपिटल G ग्रेविटेशन कांस्टेंट, m क्या है यहाँ पर मास है, तो ये है मास, नीचे r यहाँ पर आप रेडियस या डिस्टेंस बोल लो, तो रेडियस के लिए L, अंडर रूट लग रहा है, अंडर रूट लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, रूट का मतलब क्या होता है भाई पावर हाफ, अगर नहीं पता तो √x मतलब x की पावर हाफ, ठीक है। तो अब इसको, ये तो आपके पास L-T-1 है, ये सॉल्व करते हैं, आ जाओ। तो m-1 और बेटा ये m की पावर 1, तो जब ये m-1 है ये m है, तो आपको पता है जब बेस सेम होता है तो दोनों पावर ऐड हो जाती है, यहाँ पर m की पावर 1 है, m की पावर -1, तो 1 और -1 हो जाएगा 0, तो m कट जाएगा यहाँ पर, और ये l और ये L3 क्या बचेगा, l से L3 कटेगा तो L² t-2 पावर हाफ, सही है। और आपको ये रूल और पता है, ये पावर उसके ऊपर होल पावर है, तो पावर के ऊपर अगर होल पावर है तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो आप इस 2 और इस हाफ को मल्टीप्लाई कर लो तो L की पावर 1 आएगा, -2 और हाफ को मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा, पावर के ऊपर होल पावर, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 2 और ये हाफ कटा 1 बचा, -2 और हाफ मल्टीप्लाई हुआ -1 बचा। अब बताओ भाई ये जो LHS है, सॉरी ये जो RHS है और ये जो LHS है, दोनों डायमेंशन सेम आ रही है, अलग-अलग आ रही है, सेम आ रही है, अलग-अलग आ रही है, सेम आ रही है, सेम आ रही है, इसका मतलब ये जो फॉर्मूला हमें गिवन है, ये जो फिजिकल रिलेशन है, ये डायमेंशनली हमने वेरीफाई कर लिया, अभी करेक्ट है, ठीक है। तो ये तरीका है डायमेंशनली आपको फॉर्मूला अगर चेक करना है तो जितनी भी टर्म्स है सबकी डायमेंशन चेक कर लो। एक और कर लेते हैं फटाक से जल्दी से, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कोई फॉर्मूला लिखा भाई S = UT + हाफ AT हाफ AT, ये कोई फॉर्मूला है, ठीक है। ये मैंने एक रैंडम सी इक्वेशन ले ली, ठीक है। अगर आप जानते हो आपने इक्वेशन पढ़ ली है, अगर तीनों चारों इक्वेशन जो होती है मोशन की, ठीक है, तो ये जो सेकंड इक्वेशन है ये गलत लिखी है मैंने, UT + हाफ AT स्क्वायर होता है, मैं बस क्वेश्चन मैंने बनाया ही है, S = UT + हाफ AT ही बनाया है, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि भाई ये डायमेंशनली रॉन्ग है या नहीं है। कितने टर्म है यहाँ पर, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, 3 टर्म रखी हुई है। एस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को कर रहा है रिप्रेजेंट, सो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूज करते हैं हम, एल, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या आता है, एल आता है। यू, यू का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, अब वेलोसिटी इनिशियल हो या फाइनल हो रहेगी तो वेलोसिटी, और डायमेंशन क्या थी वेलोसिटी की, LT-1, तो वेलोसिटी LT-1, टाइम के लिए टी यूज करेंगे, ये t की पावर 1 या t की पावर -1, -1 और 1 कटेगा, क्या बचेगा सिर्फ l, -1 से +1 कटेगा ना, बेस सेम है तो पावर ऐड करोगे, तो -1 + 1 0, तो कट गया, l बचा। और हाफ AT,
आपको थोड़ी देर पहले मैं समझा रहा था कि भाई कोई नंबर आ जाए तो नंबर्स आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज, नंबर को हम मेजर नहीं कर रहे जिस तरह से हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। तो हाफ और मतलब हाफ तो उठा दो आप यहाँ से, हाफ इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन है ए, डायमेंशन क्या निकाली थी हमने एक्सेलरेशन की पहले देखी थी, एक्सेलरेशन lt-2 into टाइम t -2 और ये 1 बेस सेम तो पावर ऐड -2 और +1 -2 और +1 -1 और ये l आया। तो ये l है, ये l है, ये lt-1। तो बताओ भाई ये फॉर्मूला, ये जो फिजिकल रिलेशन लिखा हुआ है, ये डायमेंशनली करेक्ट हुआ क्या? बिल्कुल नहीं, ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तीनों टर्म की डायमेंशन सेम नहीं है। दो की तो चलो ठीक है आ गई, तीसरे की तो डिफरेंट आ गई, ठीक है। दिस इज नॉट करेक्ट, सही बात। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन में हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट यूनिट्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। अपन पास जो सिस्टम्स है, एमकेएस है, सीजीएस है, एमकेएस या फिर एसआई, ठीक है। अपन को एक सिस्टम में कुछ वैल्यू दे रखी है, दूसरे सिस्टम में उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। वैसे डायरेक्ट तरीका है इसको कन्वर्ट करने का, बट अपन फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं। अभी फॉर्मूला हमने एक फॉर्मूला बना रखा है, क्या है वो, n1u1 is equals to n2u2। क्या चक्कर है, ध्यान सुनना। देखो जैसे 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ये हम सबको पता है, इसमें सिंपल एग्जांपल ले लिया। ये सिस्टम कौन सा है, मैं सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा ये एमकेएस हुआ क्योंकि यहाँ पर किलोग्राम आ रहा है, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड, तो दिस इज एमकेएस सिस्टम, ये एमकेएस सिस्टम है। ग्राम यहाँ पर आ रहा है, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो ये सीजीएस है। तो यहां पर हमने मास को कन्वर्ट कर रखा है फ्रॉम एमकेएस टू सीजीएस, एमकेएस टू सीजीएस, ठीक है। अब हमने बोला था हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे करते हैं एक्सप्रेस, n into u से करते हैं एक्सप्रेस स्टार्टिंग में। n का मतलब n इज अ नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी, एंड u इज यूनिट। जैसे ये जो मास लिखा है ये उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, दिस इज 1 एंड दिस इज यूनिट, तो दिस इज n, दिस इज u, दिस इज n, दिस इज u, ठीक है। तो फर्स्ट सिस्टम जो था यहाँ पर ये एमकेएस है, तो यहाँ पर लिखा मैंने n1u1, उसी मास को अगले सिस्टम में, सेकंड सिस्टम में कर दिया n2u2, सही है। सो n1u1 is equals to n2u2, n1u1 is equals to n2u2, ठीक है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप जा रहे हो, आप किसी भी क्वांटिटी को लेके जा रहे हो, आप मान लो कोई फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। तो वहां पर फर्स्ट सिस्टम में उसकी वैल्यू थी अगर फॉर एग्जांपल 1 kg, तो एमकेएस से सीजीएस में जब मैं गया तो वो 1000 kg हो गया। So this one is N1 numerical value in the first system, numerical value in MKS system. This kilogram is unit in MKS system. 1000 is numerical value in second system and gram is unit in second system. सही है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर भाई यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला अपन यूज करें सिंपल सा, ये MLT बेसिकली क्या है, बेटा डायमेंशन है, डायमेंशन है। ये जो यूनिट्स है, यू मतलब क्या है, यूनिट ही तो है, ठीक है। तो आप बेटा किसी भी यूनिट को, जैसे एक्सेलरेशन है, क्या थी एक्सेलरेशन की यूनिट, मीटर और सेकंड स्क्वायर, और डायमेंशन क्या थी, डायमेंशन क्या थी, आप जाके देखो एक बार, lt-2 जाके देखो एक बार, कंफर्म करा करो हर चीज को। ये यूनिट है एक्सेलरेशन की और ये क्या है, डायमेंशन है। तो बेटा ये यूनिट है मीटर, मीटर की जगह लेंथ आ गई, नहीं आ गई, मीटर की जगह क्या आ गई, लेंथ आ गई, और सेकंड की जगह क्या आ गया, टी आ रहा है। तो ये और ये एक ही तो बात है, मीटर की जगह लेंथ लिख दिया, सेकंड मतलब टाइम की जगह टी लिख दिया, ठीक है। तो एक्चुअली किसी भी यूनिट से डायमेंशनल फॉर्मूला इजीली बन जाता है, आराम से बन जाता है, ठीक है। तो इस यूनिट को आप डायमेंशनल फॉर्मूला MLT, m की पावर a, लेंथ की पावर b, टाइम की पावर c के हिसाब से आप लिख सकते हो। तो एक्चुअली हम करना क्या वाले हैं कन्वर्जन के लिए, या तो आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। बट अगर हम एनसीईआरटी जो फॉर्मूला दे रखा है उस हिसाब से चलें, तो एक फॉर्मूला बना रखा है यहाँ पर कन्वर्जन के लिए। मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला क्या है ये। जैसे आपके पास दो सिस्टम है, एक सिस्टम 1, एक है सिस्टम 2, ठीक है। सिस्टम 1 इट मे बी एमकेएस, इट मे बी सीजीएस, जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, होता है वो एफपीएस हो, वो एमकेएस हो, वो सीजीएस हो, ठीक है। तो इस सिस्टम फर्स्ट में आपके पास कुछ ना कुछ मास, लेंथ और टाइम होंगे। यहाँ पर भी आपके पास मास, लेंथ और टाइम होगा, ठीक है। कितना मास होगा, अगर मैं एमकेएस मान लो ये एमकेएस हो, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1 किलोग्राम, सिंपली किलोग्राम। यहाँ पर लिख दूंगा मैं क्या ग्राम, यहाँ पर लिख दूंगा मैं सेकंड, ठीक है।
ये अगर सिस्टम टू सपोज सीजीएस है तो ये जो मास है मैं लिख दूंगा ग्राम, ये लेंथ सेंटीमीटर एंड टाइम सेकंड अगर सीजीएस है तो, ठीक है। और जो फॉर्मूला हमने लिखा अभी, जो फॉर्मूला अपन लगाने वाले हैं N2, हमने बोला कि भाई हम कन्वर्जन कर रहे हैं, हम कन्वर्जन कर रहे हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, ठीक है। एक सिस्टम में वैल्यू पता है, जैसे मुझे वर्क पता है एम के, इसमें मास गिवन है 1 किलोग्राम, मुझे कन्वर्ट करना है सीजीएस में कि भाई 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम सपोज, तो मुझे कितने ग्राम होते हैं तो 1000 मतलब ये N2 निकालना है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, मीटर आ रहा है, ये एम के सिस्टम है। मुझसे पूछा भाई मीटर नहीं, यहाँ पर सेंटीमीटर लगा लो, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब एम के सिस्टम, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर सेंटीमीटर है तो सीजीएस बन गया सीजीएस। तो ये कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अगर हम कन्वर्ट करें सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू है क्या मेरी N2, दिस इज N2, ये N2 निकालना है मुझे, क्या निकालना है N2 निकालना है। तो N2 का जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या है N1, N1 मतलब बेटा ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर N1 है जो आपको मिलने वाला है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिलेगी वो N1 रहेगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं, ये M1 L1 T1 M2 L2 T2 ये लिख दो, और ये जो पावर्स लगेंगी वो लगा देना। पावर्स का मतलब यहाँ पे बेटा डायमेंशन से है, तो ये फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं वो समझना है। M1 L1 T1 ये डाल देंगे यहाँ से उठा के, M2 L2 T2 यहाँ से डाल देंगे, और जो भी क्वांटिटी आप कन्वर्ट कर रहे हो, आप फोर्स को कन्वर्ट कर रहे हो, आप वर्क डन को कन्वर्ट कर रहे हो, आप एक्सेलरेशन कर रहे हो कन्वर्ट, आप प्रेशर कर रहे हो कन्वर्ट, उसकी डायमेंशन जाके आप देखना, वो डायमेंशन यहाँ पर डल जाएंगी, सही है। अब कैसे, अपन एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक कांस्टेंट दे रखा है बेटा यंग्स मॉडुलस, ठीक है। अब इसके डायमेंशन पहले हम निकाल लेते हैं भाई, यंग्स मॉडुलस बेटा होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। जब आप डायमेंशंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारे फॉर्मूले देखने वाले हैं, मैं आपको बोला था अभी एनसीईआरटी बुक में जाना, पीछे की तरफ एक टेबल दे रखी है, वहां जाके आपको बहुत सारे डायमेंशन दिखेंगे, एक बार खुद से जरूर निकालने हैं। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस की डायमेंशन बेटा प्रेशर की तरह ही निकलती है, इट इज फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस के लिए हम प्रेशर की तरह ही निकालते हैं, फोर्स अपॉन एरिया से निकल जाएगा। फोर्स की क्या थी भाई mL(T)-2, एरिया की होती है L², सॉल्व करोगे क्या बन जाएगा mL-1T-2, दिस इज स्ट्रेस, क्या है mL-1T-2। स्ट्रेन, स्ट्रेन के लिए भी आपके पास ऐसे फॉर्मूले कई सारे, ठीक है। स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, डेल्टा L का मतलब चेंज इन लेंथ, L2 - L1 है ना, एक लेंथ थी पहले उसमें से कुछ लेंथ माइनस करी, चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, मतलब चेंज इन लेंथ की डायमेंशन क्या होगी L, चेंज इन लेंथ के लिए क्या यूज करोगे L, L2 - L1, एक लेंथ में से दूसरी लेंथ माइनस करोगे तो लेंथ ही आएगी L अपॉन एक्चुअल लेंथ, वो भी L, L से L कटा 1, सो स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस। तो यंग्स मॉडुलस जिसकी बात चल रही है उसकी डायमेंशन बेटा क्या हुई, यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन हमें मिल रही है mL-1T-2, दिस इज डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस। अब क्वेश्चन क्या है उस पर आ जाते हैं। यंग्स मॉडुलस हमें दे रखा है स्टील का 19 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर आ रहा है न्यूटन आ रहा है, मीटर मीटर एम केस में, न्यूटन भी एम केस में होता है, आपको नहीं पता बताता हूं। फोर्स की जो यूनिट है न्यूटन ये एम केस में होती है। सीजीएस में हम न्यूटन की जगह डाइन यूज करते हैं, डाइन, ठीक है। सीजीएस में हम फोर्स के लिए क्या यूज करते हैं, डाइन यूज करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, तो कृष्णा बोल रहा भाई इस फोर्स इस यंग्स मॉडुलस को कन्वर्ट करना है किसमें, देखो आगे ना डाइन पर सेंटीमीटर, यहाँ ये थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो 19 × 10⁻10 इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसा मैंने आपसे बोला अभी अभी कि डाइन क्या है, फोर्स की ही यूनिट है सीजीएस में, और न्यूटन क्या है, फोर्स की यूनिट है एमकेएस में, और मीटर की जगह सीजीएस में सेंटीमीटर आता है, तो ये कन्वर्जन हो गया एमकेएस टू सीजीएस। तो ये फर्स्ट सिस्टम जो गिवन है ये एमकेएस हुआ, चाहो तो मैं आपको लिख के दिखाता हूं अलग से, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 जो गिवन है दिस इज एमकेएस, तो मास लेंथ और टाइम, मास लेंथ और टाइम, मास इसमें किलोग्राम में,
लेंथ मीटर और टाइम सेकंड, 1 लगा लो, जरूर नहीं 1 लिखना है यहाँ पर। और सिस्टम 2 ये वाला सिस्टम जिसमें कन्वर्जन होना है, डाइन और आ रहा है, सेंटीमीटर आ रहा है, सीजीएस में मास ग्राम, 1 ग्राम लिख दो, लेंथ सेंटीमीटर एंड टाइम सेकंड्स। ठीक है, आ जाओ। तो फॉर्मूला क्या था भाई, फॉर्मूला लिख ले। फॉर्मूला था n2 इज इक्वल्स टू m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 b, t1 अपॉन t2 पावर c। ये फॉर्मूला है, लगाना है, ये लगाना है, लगा जाता है। बोलो, तो n2 बराबर n1 कितना आया, n1 इज दिस 19 into 10 to the power 10, दिस इज n1 ये रहा। m1 और m2 का है, m1 m2 का है, m1 m2 ये रहे। m1 मास इन फर्स्ट सिस्टम, m2 मास इन सेकंड सिस्टम, और हमें सिस्टम गिवन है मास इन फर्स्ट सिस्टम बेटा ये रहा, mks और मास किलोग्राम में, तो किलोग्राम नीचे, m2 ग्राम, L1 लेंथ इन फर्स्ट सिस्टम mks लेंथ मीटर, L2 लेंथ इन सेकंड सिस्टम सेकंड सिस्टम इज CGS, टाइम इन बोथ सिस्टम इज इन सेकंड, टाइम इन बोथ सिस्टम सेकंड। ABC क्या थी, क्या बोला था मैंने ABC के लिए, ABC क्या है आपको जाके देखना है, आप किस क्वांटिटी को कन्वर्ट कर रहे हो। हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसको, यंग्स मॉडुलस को, और यंग्स मॉडुलस जो भी क्वांटिटी है जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हो उसकी डायमेंशन ये रही भाई, यंग्स मॉडुलस की मास पर कितनी है 1 है, लेंथ पर कितना है -1 है, और टाइम पर -2। ठीक है, तो ये मास की पावर, लेंथ की पावर और टाइम की पावर, मास की पावर, लेंथ की पावर, टाइम की पावर, मास लेंथ और टाइम, पावर क्या 1 -1 और -2, 1 -1 -2 हो गया। अब कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, वेट सेकंड से सेकंड काट लो, 1 बचेगा। अब यहां देखना, अब सिंपली आपको क्वेश्चन नहीं करना, आराम से सॉल्व करते हो। किलोग्राम ग्राम, 1 किलोग्राम इज क्या होता है यार, किलोग्राम से ग्राम थोड़ी कट जाएगा सीधे ही, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, कौन सी बड़ी बात है, तो हमें पता ही है ना, बेसिक कन्वर्जन है। और ये 1 की पावर -2, 1 की पावर कुछ भी लगा लो, 1 की पावर +2 या 1 की पावर -2 क्या फर्क पड़ता है, 1 ही रहेगा, ये 1 ही आएगा। ये ग्राम से ग्राम काटो, ग्राम सेंटीमीटर, क्या बच रहा है बताओ, 19 10 की पावर 10 आ रहा है, ये बेटा 1000 की पावर 1 है, 1000 की पावर 1, और ये 100 की पावर -2, सॉरी क्या था, -1 है ना, 100 की पावर -1, तो 100 की पावर -1 का तो क्या होता है 1/100, 100 की पावर -1 का मतलब, तो -1 नीचे का तो +1, 100 की पावर 1, तो आप 100 से ये 100 काट दो, 10 बचा, तो 10 की पावर 10 था, और 10 की पावर 11, तो आंसर क्या है 19 इंटू 10 की पावर क्या बचा भाई, 11 बचा। ठीक है, तो ये कन्वर्जन है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, फॉर्मूला इस तरह से यूज करना होता है। फिर बात सिर्फ यही फॉर्मूला आप लोग लगाना है, फर्स्ट सिस्टम जो भी है ध्यान रखना, हर बार जरूरी नहीं है फर्स्ट सिस्टम MKS ही हो, हर बार बेटा ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट सिस्टम क्या मिले MKS मिले, सेकंड सिस्टम CGS मिले, तो जब फर्स्ट में CGS दे रखो तो क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर मैं ग्राम डाल दूंगा, नीचे डाल दूंगा किलोग्राम, इट डिपेंड्स। ठीक है, तो फॉर्मूला अपन ने लगा लिया यहाँ पर जिस तरह से, आ जाओ आगे। अब क्या कर रहे हैं, अब हम डायमेंशन की थर्ड एप्लीकेशन कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन आपको ये सिखाती है कि आपको कोई भी फॉर्मूला, कोई भी फिजिकल रिलेशन कैसे डिराइव करना है डायमेंशनल एनालिसिस से। ठीक है, आपसे ये बोलेंगे कि भाई कोई भी क्वांटिटी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्वेश्चन ही दे रखा है, हम फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, हम रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं डायमेंशंस की हेल्प से। देखना ध्यान से, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, मान लो हमने पढ़ा ही नहीं, कोई फोर्स है, ये डिपेंड कर रहा है इस पर, इट डिपेंड्स ऑन मास पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी v पर डिपेंड कर रहा है, एंड रेडियस r पर डिपेंड कर रहा है, 3 चीजों पर डिपेंड कर रहा है। तो आपको डिराइव करना है फॉर्मूला फॉर दिस सेंट्रीपिटल फोर्स F। एक फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स जो इन 3 चीजों पर डिपेंड कर रहा है। अब इसका एक फॉर्मूला बनाना है, अब हमने पढ़ा ही नहीं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, तो ये फॉर्मूला क्या ये आएगा, क्या ये फॉर्मूला ये आएगा, क्या ये फॉर्मूला ये आएगा, क्या ये फॉर्मूला ये आएगा, आपको पता है क्या, ऐसे कितने बन जाएंगे कॉम्बिनेशन, ऐसे तो मैं इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बना दूंगा, बनते ही चले जाएंगे।
ठीक है। तो उनमें से आखिर सही कॉम्बिनेशन, राइट फॉर्मूला क्या है, वो आपको सिखाता है डायमेंशनल एनालिसिस। तो करना क्या है कि भाई इन सारे फॉर्मूले में एम आ रहा है, वी आ रहा है और आर आ रहा है, सब कुछ ही आ रहा है ना। इन सारे फॉर्मूले में एम भी आ गया, वी भी आ गया, आर भी आ गया, तो फिर सही क्या है इन तीनों में, इन सब में? ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन में सही क्या है नहीं पता मुझे, ठीक है। तो दिक्कत क्या है कि एम आएगा, वी आएगा, आर आएगा, इन तीनों की पावर्स क्या है मुझे नहीं पता पड़ रहा कि इस फॉर्मूले में एम की पावर क्या है, वी की पावर क्या है, सी की, आर की पावर क्या है। यहाँ पर एम की पावर और वी की पावर, आर की पावर 1 1 1 है, यहाँ पर 2 है, 1 है, यहाँ पर 1 है, 3 है, 4 है, जो भी पता नहीं क्या पावर आएगी मुझे क्या पता, प्लस आएगी -1 आएगी मुझे नहीं पता, पावर हाफ आएगी, रूट में आएगा क्या पता। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि भाई इस फोर्स के फॉर्मूले में तीन चीजें आएंगी, एम आएगा, वी आएगा, आर आएगा, है ना। एम वी आर तीनों आएंगे, बट तीनों पर पावर्स क्या आएंगी हमें पता है नहीं पता है, नहीं पता है तो छोड़ो। तो कुछ मान लो यार, ए बी सी मान लो। अब मेन काम है ये ए निकालना कि भाई ये ए मिल जाए, बी मिल जाए, और अगर मुझे ये मालूम पड़ जाए कि ये बी सी तीनों पावर्स क्या है, तो आप इजीली फॉर्मूला डिराइव कर पाओगे, ठीक है, फॉर्मूला बन जाएगा आपका। तो भाई एफ डिपेंड कर रहा है तीनों पर, एक साइन लगा दिया मैंने प्रोपोर्शनलिटी का। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटता है आपको पता है एक कांस्टेंट डालना पड़ता है, and here this constant is any number, it may be any number, it may be 1 2 pi 1/2 3/2, it may be any number, ठीक है। k is just a dimensionless constant, k is any number। हमें नहीं पता, इस मेथड का ड्रॉबैक है कि आप k की वैल्यू नहीं बता पाओगे, ठीक है। फॉर्मूला तो आप डिराइव कर लोगे, बट ये जो k है हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, तो एक प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के k लगा दिया। अब करना क्या है कि जो फॉर्मूला बनने वाला है ऑब्वियसली बात है वो सही बनना चाहिए। अगर वो सही बनना चाहिए तो दोनों साइड LHS और RHS दोनों साइड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, LHS RHS दोनों साइड की डायमेंशन सेम होनी ही चाहिए। तो आप क्या करो, अब इन सबकी डायमेंशन डाल दो। फोर्स mlt - 2, फोर्स k इज डायमेंशनलेस, हटा दो, m मास, पावर a, वेलोसिटी lt - 1, पावर b, r रेडियस l, पावर c। डायमेंशन पुट कर रहा हूं मैं भाई, अब ध्यान से देखते रहना, सिंप्लीफाई करूंगा मैं। m की पावर a, बेटा ये l की पावर b दिख रहा है, l की पावर b, l की पावर b और ये l की पावर c। रूल क्या था, l की पावर b और l की पावर c जब बेस सेम होते हैं, जब बेस सेम होते हैं तो दोनों पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो l की पावर यहां से मिला b, यहां से मिला c, तो b प्लस c, l की पावर b, l की पावर c, बेस सेम, पावर ऐड, और t की पावर माइनस b। सही है, यहां तक मैं थोड़ा सिंप्लीफाई किया। अब हम बोल रहे हैं भाई ये तो LHS है और ये RHS है, दोनों आपस में बराबर है। अगर ये LHS और ये RHS बराबर है, ये तो तभी बराबर होंगे ना जब बेटा जितना मास यहाँ आएगा, जितना मास यहाँ है उतना मास यहाँ है, जितनी लेंथ यहाँ है वही लेंथ यहाँ है, जितना टाइम यहाँ है उतना टाइम यहाँ पर है। मतलब LHS और RHS में MLT आ रहे हैं, इनकी पावर सेम होनी चाहिए। बात तो ये, तभी तो LHS RHS बराबर कैसे करोगे, बराबर कैसे होंगे, जब दोनों साइड मास की पावर सेम हो, लेंथ की पावर सेम हो, टाइम की पावर सेम हो, बराबर कर दो। यहाँ मास की पावर क्या है, यहाँ मास की पावर क्या है, a है, a, यहाँ मास की पावर क्या है, कुछ भी 1 है, तो a = 1। लेंथ की पावर क्या है, यहाँ पर लेंथ की पावर b + c, यहाँ लेंथ की पावर क्या है 1, क्या है 1। टाइम की पावर क्या है, यहाँ -b, यहाँ टाइम की पावर क्या है -2, बराबर कर दो, कर दिया, माइनस से माइनस कट, b की वैल्यू क्या है भाई, b आ गया, a आ गया, और अगर b यहां डाल दूं मैं 2 + c = 1, तो c कितना आ गया -1, a आ गया, b आ गया और c आ गया नहीं आ गया। तो जब a b c आ ही गए हैं तो a की वैल्यू क्या आई है 1, ये a is 1, b कितना आया है 2, c कितना आया है -1। a b c की टेंशन थी ना पावर्स की, आ गए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, फॉर्मूला प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या था नहीं पता, दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द मेथड। m की पावर a is 1, वेलोसिटी v की पावर b it is 2, r की पावर -1, c। तो ये फॉर्मूला बन चुका है, या फिर आप इसको ना ऐसे लिख सकते हो, m v² r की पावर -1 को आप चाहो तो r नीचे ले आओ, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। r की पावर -1 है तो -1 जब नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। जब आप सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली आप पढ़ोगे, चैप्टर जब आएगा एनएलएम के अंदर लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे आप, तो आपको मालूम पड़ेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एक्चुअली mv²/r ही होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली mv²/r होता है, मतलब वहां पर जो k है, k की वैल्यू 1 हो जाएगी, वहां जाके आप देखोगे।
ठीक है, तो ये मेथड आपको के के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, के इज जस्ट अ नंबर, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, इस मेथड में नहीं पता। तो ये मेथड आपका डायमेंशनल एनालिसिस की नेक्स्ट एप्लीकेशन है। ठीक है, अब एक काम और करते हैं अपन, फटाक से एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। मान लो आपसे बोला है कि भाई कोई टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक पेंडुलम है भाई, उस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो तीन चीजों पर डिपेंड हो रहा है, मास पर, लेंथ पर और जी पर। मास, लेंथ और जी। सो मास, लेंथ और जी, इन तीनों से इसका फॉर्मूला बनेगा। तो हमारी दिक्कत क्या है कि भाई फॉर्मूला तो ठीक है बनेगा, लेकिन पावर्स क्या आएंगे, मास आएगा, लेंथ आएगा, जी आएगा, ठीक है, लेकिन मास की पावर क्या है, लेंथ की पावर क्या है, जी की पावर क्या है, नहीं पता। नहीं पता तो एज्यूम कर लो, नहीं पता तो पावर एज्यूम करनी ही पड़ेगी। तो मैं ये पावर एज्यूम कर लेता हूं, ये है ए, ये है बी और ये है क्या, सी। तो ये पावर ही मुझे अब फाइंड करनी है, एबीसी फाइंड करना है। प्रोपोर्शन से हटाएंगे, क्या लगेगा, एक कांस्टेंट के इज एनी नंबर, इस नंबर की वैल्यू हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। एम की पावर ए, लेंथ की पावर बी, जी एक्सप्रेशन की पावर सी। देखिए टाइम पीरियड बोला भाई, टाइम पीरियड की डायमेंशन। अब हमने बोला भाई ये एलएचएस है, ये आरएचएस है। एलएचएस और आरएचएस आपस में दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं। अगर इक्वल है तो दोनों साइड की डायमेंशन सेम होनी ही चाहिए, तो हर एक की डायमेंशन डाल दो। टाइम पीरियड की डायमेंशन, टाइम पीरियड इज टाइम, टाइम पीरियड इज टाइम, टी। के इज अ नंबर, नंबर हटाओ यहां से, डायमेंशन लेस है। मास ए, लेंथ कैपिटल एल, बी एक्सेलरेशन की अपन निकाल चुके, एल टी माइनस 2 जाके चेक करो एक बार। सी और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टी एम की पावर ए, एल की पावर बी, एल की होल पावर, जब बड़ा पावर 1 है तो एल की होल पावर, यहाँ पर सी चल रहा है, टी की पावर माइनस 2 होल पावर सी, पावर के ऊपर पावर, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 2 इंटू सी माइनस 2 सी हो गया। टी एम एज इट इज, बड़ा लेंथ दो बार आ रहा है, लेंथ दिख रहा है, लेंथ दो बार, लेंथ जब बेस सेम तो पावर्स ऐड, बेस सेम तो पावर ऐड, तो बेस का मतलब यहाँ पर एल है, दोनों की पावर बी और सी ऐड करना है, तो बी प्लस सी करना है, माइनस 2 सी। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, एलएचएस भी है, आरएचएस भी है। हम बोल रहे हैं भाई एलएचएस आ गया, आरएचएस आ गया, और दोनों के बीच में जो साइन है तो इक्वल है, तो एलएचएस बराबर है किसके, आरएचएस के। जब एलएचएस बराबर है किसके, आरएचएस के, तो इसका मतलब यहाँ पर मास, लेंथ और टाइम, इन सब की पावर आपस में मैच करनी चाहिए। मतलब इधर मास की पावर कुछ है, यहाँ पर मास की पावर इधर भी सेम होनी चाहिए, यहाँ पर जो लेंथ की पावर है यहाँ पर भी लेंथ की पावर वही होनी चाहिए, यहाँ पर जो टाइम की पावर है वही पावर यहाँ पर टाइम की होनी चाहिए, तो बराबर होगा यार, होगा। बोलो यहाँ मास की पावर क्या है, ए, यहाँ मास आ रहा है, यहाँ दिख रहा है मास, है मास, है नहीं है, नहीं है, मतलब क्या, यहाँ मास की पावर 0 है, नहीं है, तो यहाँ मास की पावर ए, यहाँ मास की पावर 0, बराबर करता जाऊंगा मैं। यहाँ लेंथ की पावर बी प्लस सी, लेंथ की पावर बी प्लस सी, यहाँ लेंथ है, लेंथ है क्या, लेंथ है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, मतलब लेंथ की पावर बराबर कर दी। टाइम की पावर क्या है, माइनस 2 सी, टाइम की पावर क्या है, माइनस 2 सी, यहाँ पर है टाइम, है बिल्कुल है, ये टाइम। टी की पावर क्या है, 1, क्या है, टी की पावर 1, तो टी की पावर 1। आप देख लो मास की पावर ए, यहाँ मास नहीं है, 0, लेंथ की पावर बी प्लस सी, लेंथ नहीं है, 0, टाइम की पावर माइनस 2 सी, टाइम की पावर 1, पावर्स को कर रहा हूं मैं इक्वेट, मास, मास की पावर बराबर लेंथ, लेंथ की पावर बराबर टाइम, टाइम की पावर को इक्वेट, पावर पावर करना इक्वेट। तो यहां से सी कितना आ गया भाई, माइनस यहाँ भेज दो, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो टी आ गया, सी आ गया माइनस हाफ, सी यहां डाल दो उठा के, तो बी, सी की जगह माइनस हाफ, तो बी कितना आ गया, प्लस हाफ, और ये कितना है, 0, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, तो फाइनल फॉर्मूला भी आ ही गया। इसका मतलब फाइनल फॉर्मूला बेटा यहां से बनाएंगे अपन, तो टाइम पीरियड कांस्टेंट के विच इज अननोन, मास की पावर ए कितना था, ए कितना था, 0 था, लेंथ की पावर बी कितना है, हाफ है, बी कितना है, हाफ है, जी की पावर सी कितना है, माइनस हाफ है। तो आप यहां पर आप छोड़ सकते हो, ठीक है, या फिर आप चाहते हो तो इसको ऐसा लिख दो, कैसे भाई, टी के अननोन, एम की पावर 0, मतलब एम आ ही नहीं रहा है, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, एम यहाँ पर नहीं, हटा दो आप। एल की पावर हाफ, जी की पावर माइनस हाफ है ना, माइनस हाफ, माइनस हाफ, तो माइनस हाफ को आप नीचे ले जाओ। रूट का मतलब बताइए, हाफ, पावर हाफ मतलब रूट बताया था थोड़ी देर पहले, पावर हाफ मतलब रूट, तो एल की पावर हाफ, जी की पावर माइनस हाफ को नीचे ले आया, तो हो जाएगा प्लस हाफ। तो ये है आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो अपन ने डिराइव कर लिया। सही है नहीं यार, बिल्कुल सही है, आ जाओ। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ एप्लीकेशन थी। अब यहाँ पर ये जो अपन डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ ड्रॉबैक है, कुछ कमियां हैं इस मेथड के अंदर। ठीक है,
क्या कमियां हैं वो आप फटाफट से देख लो एक बार। आप ना ये बोल रहे हो कि आपके पास कोई फिजिकल इक्वेशन है, वो हम चेक कर रहे हैं करेक्ट है या इनकरेक्ट है, पर हम वो बता पाएंगे कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है, डायमेंशनली वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, यही बता पाएंगे। ध्यान सुना क्या बोला मैंने बोला मेरे पास एक इक्वेशन है एस इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, ये इक्वेशन बेटा एक्चुअली सही है, एक्चुअली ये इक्वेशन करेक्ट है, और अगर डायमेंशनली आप चेक करोगे तो भी करेक्ट आएगी, तो भी करेक्ट आएगी, ठीक। डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट है, और एक्चुअली यही इक्वेशन होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। बट अगर मैंने यहां से ना ये हाफ निकाल दिया, हाफ निकाल दिया, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली अभी भी करेक्ट आएगी, आप चेक करना खुद से। इसकी डायमेंशन निकालोगे एल आएगी, इसको सॉल्व करोगे एल आएगा, इसको सॉल्व करने पर भी एल ही आएगा। तो डायमेंशनल एनालिसिस बोल रहा है कि इन तीनों टर्म्स की डायमेंशन सेम है, then this equation is dimensionally correct, but actually physically this relation is incorrect because यहां पर हाफ आता है। डायमेंशन मेथड क्या बोल रहा है भाई, ये तो सही है, क्योंकि डायमेंशन मेथड में उस हाफ का कुछ मतलब ही नहीं था, हाफ इज जस्ट अ नंबर, वो उसको काउंट ही नहीं करता। बट एक्चुअल जो इक्वेशन है, जो ये फिजिकल इक्वेशन है, वो ये है गलत है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आता है ना। मैं आपसे बोलूं कि भाई एक इक्वेशन होती है फर्स्ट इक्वेशन, अगर आप इसको चेक करोगे डायमेंशनली ये सही आएगी और एक्चुअल इक्वेशन भी करेक्ट है। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मैंने यहाँ पर हाफ लिख दिया जबरदस्ती, तो डायमेंशनली ये इक्वेशन अभी भी करेक्ट है, बट फिजिकली ये रॉन्ग इक्वेशन है। यहाँ पर v से u प्लस ए टी आता है। तो पॉइंट क्या है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो एक्चुअली फिजिकली करेक्ट हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो एक फर्स्ट ड्रॉबैक है। जो हम इस मेथड में कांस्टेंट डाल रहे थे, तो थोड़ी देर पहले आपको बताया था, उस कांस्टेंट की वैल्यू, ये जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू ये मेथड आपको नहीं बताने वाला है। तो दिस कांस्टेंट के इज अननोन इन दिस मेथड, ठीक है। और अगर आपको कोई रिलेशन डिराइव करना है, जैसे अपन अभी डिराइव कर रहे थे, ये वाला जो रिलेशन था, इससे पहले वाला जो रिलेशन था, है ना, इसको, इन रिलेशन को आप डिराइव कर पाते हो, तभी कर पाते हो जब बेटा ये आपस में, ये जो तीनों चीजें हैं, तीनों क्वांटिटीज हैं, ये तीनों क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में आए। आप डायमेंशनल मेथड से ऐसे रिलेशन जिसमें दो टर्म आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ये वाले रिलेशन डिराइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। जिनमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है वो आप रिलेशन डिराइव नहीं कर सकते, ये वाले तो कर लोगे आप, ठीक है। बट अगर किसी रिलेशन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, या फिर मान लो किसी फॉर्मूले में साइन थीटा कॉस थीटा आ रहे हैं, आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। जैसे वर्क का एक फॉर्मूला होता है बेटा, एफ एस कॉस थीटा, नहीं बता सकते अपन इस मेथड से, साइन आएगा कॉस आएगा, नहीं पता मैं क्या आने वाला है, ठीक है। तो ये इस मेथड की क्या है, ड्रॉबैक है। तो ये था हमारा क्या, डायमेंशनल एनालिसिस, फर्स्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, और उसकी एप्लीकेशन वो भी हमने कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन की बेटा प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो जब तक आप करोगे नहीं सही से, तो फिर ये आपका कॉन्सेप्ट वीक पड़ जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लगाने हैं, इसका मतलब ये, ठीक है। कॉन्सेप्ट अपन ने पूरा ढंग से पढ़ लिया है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है, देखो ध्यान से, यहाँ पर डेफिनेशन लिख रही है, समझाता हूँ आपको। देखो नेक्स्ट टॉपिक है, कोई भी मेजरमेंट है, एनी मेजरमेंट, भले आप लेंथ कर रहे हो मेजर, भले आप टाइम कर रहे हो मेजर, भले आप कोई मास कर रहे हो मेजर, ठीक है। आपने मान लो एक लेंथ करी मेजर, यहाँ पे लिख रहा है 0, यहाँ पे लिख रहा है 1, यहाँ पे लिख रहा है मान लो 2 लिख रहा है, आगे तक जा रहा है ये स्केल, ठीक है। इसके बीच में ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब मान लो ना मुझे कोई लेंथ करनी मेजर, फॉर एग्जांपल, है ना, ये एक स्केल से ये लेंथ करनी मेजर। अब ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ आपको दिख रहा है साफ साफ कि भाई ये लेंथ 1.4 है, ठीक है। 1.4, चलो थोड़ा सा एक काम करते हैं इसमें, थोड़ा सा इसको अपन, हाँ एक काम करते हैं, देखो ध्यान से, ये लेंथ है, ये आ रही है, सपोज ये आ रही है, ये यहां तक आ रही है ना, तो दिस लेंथ इज, ये 1 हो गया, फिर 1.1 1.2 1.3 1.4 तो है ही, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है ये लेंथ 1.4 को क्रॉस कर चुकी दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब ये लेंथ 1.4 और 5 के कहीं बीच में है, अगर आप इस पार्ट को जूम करते हो, इस पार्ट को, तो ये लेंथ मुझे दिख रहा है कि 1.4 और 5 के बीच में है, ठीक है।
तो 1.4 और 1.5 के बीच में। अब अगर मुझे गैस करना है यार, क्योंकि यहाँ पर ना 1.4 और 1.5 के बीच में भी कुछ ना कुछ है, डिवीजन तो होंगे जो यहाँ पर स्केल पे तो नहीं है ना, स्केल पे नहीं है, ये स्केल उतना प्रिसाइज नहीं है कि 1.4 और 1.5 के बीच में जो डिवीजन है वो इसमें है, नहीं दिख रहे। तो अगर मुझे गैस करना है कि भाई मेरी लेंथ ये पक्का है कि 1.4 तो है, लेकिन मुझे ये जो लेंथ का एंड दिख रहा है ये 1.4 काफी क्लोज दिख रहा है, मुझे जस्ट आइडिया लगाना है यार कि भाई यहां से लेकर यहां तक भी अगर डिवीजन होते तो ये कहाँ आ रहा होता, कहाँ कॉन्सर कर रहा होता। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये 1.4 के 4.42 के आसपास मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है आपको 1.43 लग रहा हो सकता है किसी को 1.144 लग रहा हो। मतलब ये तो इसमें तो मुझे 100% कॉन्फिडेंस, इसमें भी कॉन्फिडेंस है बट उतना नहीं है। ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इसमें श्योर हूं, फर्स्ट ये श्योर हूं, यहां पर भी श्योर हूं, दिस इज द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट जहां पर श्योरिटी नहीं है, उतनी भी नहीं है। हाँ मैं गैस कर पा रहा हूं कि ऐसा तो नहीं है कि ये 1.49 लग रहा है, तो बहुत ज्यादा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट ये है कि ये जो मेजरमेंट लिखा है सो 1 ये श्योर है कंप्लीटली, इसमें मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं। 4 में भी कॉन्फिडेंट हूं। ये जो 2 आ रहा है ना, यहां पर मुझे थोड़ा सा लग रहा है मामला गड़बड़ है। लेकिन अगर मान लो मैं ऐसे लिखूं, इसी स्केल से मेजरमेंट लूं, जब मैं बेटा इस 2 में ही श्योर नहीं हूं, तो क्या मैं यहां पर अगर कोई नंबर लिखता हूं 2 के पीछे, ये सही है? ये तो बेवकूफी है। 1.4 और 1.5, ये 1.4 है, ये 1.5 है। अगर मैं यहां पर कहीं आ रहा हूं, यहां पर इस लाइन की लेंथ एंड कर रही है, तो यार मुझे लग रहा है कि हाँ मैं इसके क्लोज हूं, इसके आसपास हूं। उसके आसपास मैंने गैस किया, इसके आसपास मैं सेकंड डिवीजन पर हूं, तो मैंने बोल दिया 1.4, तो मुझे ऐसा लग रहा है, इस बात में मैं श्योर हूं काफी हद तक कि मैं इसके आसपास तो आऊंगा, इतना भी रॉन्ग नहीं हूं, इतना भी बेवकूफ नहीं हूं कि मैं यहाँ पर इससे दूर हूं, 1.5 से काफी दूर हूं और मैं आंसर बोल रहा हूं कि मैं इसके क्लोज हूं, कि 1.49 बोल दूं, वो तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मुझे लग रहा है कि ये तो मेरी दोनों डिजिट हैं जिनमें मैं श्योर हूँ 100%, यहां पर मुझे लग रहा है हाँ ये हो सकता है, लेकिन इस थर्ड में तो बिल्कुल भी मैं श्योर नहीं हूं, ये किसी भी हालत में सही हो ही नहीं सकता। तो सिग्निफिकेंस किसका है मेरे लिए? इन तीनों का है। मुझे तो लग रहा है कि भाई ये तो 100% सही है, मुझे लग रहा है कि मैं इसमें भी काफी हद तक आसपास तो बैठूंगा, तो मेरे लिए ये 3 डिजिट सिग्निफिकेंट हैं, इनमें मैं काफी हद तक कॉन्फिडेंट हूं। लेकिन ये तो बेवकूफी है, ये जबरदस्ती के एक डिजिट लिखते जाना है कि मैं जबरदस्ती लिखता रहा 1.423, ऐसा आप इतना कुछ फालतू लिखते जाओ, कुछ भी लिखते जाओ, क्या समझदारी है इसमें? बेवकूफी है। ठीक है, यहां तो आपको दिख रहा है, ये आपका फर्स्ट गैस था जो आपको आइडिया से लग रहा है कि हाँ मैं इसके आसपास से बैठूंगा, सही बात है। तो पॉइंट ये है कि भाई जितने भी मेजरमेंट्स हैं उसमें जितने भी डिजिट जिसमें आप श्योर हो, एंड द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, ये होते हैं हमारे लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिनके लिए हमारा कुछ सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, किसी भी मेजरमेंट में ये निकल के आती है, डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कि उस इंस्ट्रूमेंट से आप किस हद तक मेजरमेंट ले पा रहे हो, कितना प्रिसाइज मेजरमेंट ले पा रहे हो। इसमें अगर और ज्यादा डिवीजन होते तो मैं और ज्यादा क्लोज चला जाता, बट नहीं जा पा रहा। ये इसकी लिमिटेशन है इंस्ट्रूमेंट की, मेरी नहीं है। मैं तो कर रहा था मेजर, मुझे डिवीजन नहीं दिखे तो मुझे गैस करना पड़ा। अब मैं ऐसे उठपटांग गैस भी नहीं करूंगा, तो मेरे किसी काम की ही नहीं है। ठीक है, तो किसी भी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब ऑल द डिजिट विच आर सर्टेन, विच आर श्योर, एंड द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट जिसको मैं गैस कर पा रहा हूं एक हद तक। ठीक है, अब ना हमने सिग्निफिकेंट डिजिट्स फाइंड करने के लिए कुछ रूल्स बना रखे हैं। कुछ रूल्स फिक्स कर लो ताकि हमें ये जो गैस वैस करने का चक्कर है खत्म करना पड़े, कि मैं गैस कुछ कर रहा हूँ, तुम गैस कुछ कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमने चक्कर मिटाने के लिए क्या किया, कुछ रूल्स फिक्स कर रखे हैं। तो रूल्स बड़े सिंपल से हैं। रूल्स ये हैं, ये लिख रहे हैं इसको आपके सामने, कुछ रूल्स हैं, मैं बताता हूँ जल्दी से। पहला रूल बड़ा ये सिंपल है कि किसी भी नंबर में जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, नॉन जीरो, 1 2 3 अप टू 9, ये सारे हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे यहां पर 42.3 ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, तो 3 सिग्निफिकेंट है। नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, ये चारों सिग्निफिकेंट है। नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, ये पांचों यहाँ पर क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो बड़ा सिंपल सा रूल है, किसी भी नंबर में सारे नॉन जीरो, सारे नॉन जीरो 1 to 9 ये क्या है, सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट रूल, अगर नॉन जीरोस के बीच में
दो नॉन जीरोस के बीच में अगर एक जीरो आ जाए, दो जीरो आ जाए, तीन जीरो आ जाए नॉन जीरो के बीच में, तो वो सारे जीरो भी हम सिग्निफिकेंट ही मानेंगे। नॉन जीरोस के बीच में आने वाले सारे जीरो सिग्निफिकेंट बन जाएंगे। ठीक है, ये रूल है। तो ये नॉन जीरो, इनके बीच में आने वाला जीरो भी हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, इनके बीच में आने वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट 3 है, यहाँ पर 4 है। ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, इन दोनों नॉन जीरो के बीच में आने वाले ये दोनों जीरो भी हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर भी कितने हैं सिग्निफिकेंट? 4 है। ठीक है, 4 नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आ गया तो सिग्निफिकेंट है। अगला देखना, कोई भी नंबर है ना, कोई भी नंबर, जैसे मान लो यहाँ पर डेसिमल नंबर है, उसकी स्टार्टिंग के जीरोस, कोई भी नंबर जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, लीडिंग जीरोस, नंबर की स्टार्टिंग में ही जो जीरो आ रहे हैं वो कभी भी हम सिग्निफिकेंट नहीं मानने वाले। ठीक है, ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा हमारे लिए। स्टार्टिंग का जो जीरो है, नंबर की स्टार्टिंग जीरो से हो रही है, वो वाला जीरो सिग्निफिकेंट हमारे लिए नहीं है। ये दोनों जीरो जो स्टार्टिंग में आ रहे हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, ये तीनों जीरो नंबर की स्टार्टिंग बोलो में, नंबर की स्टार्टिंग में ही जीरो आ जाए, स्टार्टिंग में ही, ये तीनों जीरो हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका मतलब सिग्निफिकेंट यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर जीरो नहीं है, ये 3 सिग्निफिकेंट है। ये दोनों जीरो नहीं है, ये 2 सिग्निफिकेंट है। ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, यहाँ पर एक ही सिग्निफिकेंट है। ठीक, अगला रूल हमारे लिए क्या है? देखो यहाँ पर किसी भी, जैसे मान लो ये डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर है हमारे पास, उसके ट्रेलिंग जीरोस, एंड वाले जीरो, लास्ट में जो जीरो आ रहे हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, है ना। हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है इस तरह के, लास्ट में अगर जीरो दिख रहे हैं वो सब क्या है? सिग्निफिकेंट है। एक हो या दो हो या 10 हो, तो ये सिग्निफिकेंट नॉन जीरो, नॉन जीरो, नॉन जीरो, ये ट्रेलिंग जीरो है, लास्ट वाला जीरो ये भी सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर 4 है सिग्निफिकेंट, ये तीनों लास्ट के जीरो के हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। ये 3 तो यहीं से नॉन जीरो, 3 जीरो लास्ट वाले ट्रेलिंग जीरोस हैं, तो यहाँ पर टोटल 6 है। ठीक है, किसी भी नंबर में अगर कुछ बेटा पावर्स आ रही है, इस तरह की पावर्स आ रही है, ये पावर्स आपको दिख रही है, ये होता है साइंटिफिक नोटेशन। एक नंबर को सही तरह से लिखने का तरीका ये होता है कि जैसे मान लो मेरे पास अगर लिखा हुआ है 2530 किलोग्राम, 33 किलोग्राम, ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या कि आप इसको 2.3533 लिखो, इनटू 1000 करो, ये होता है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, ये और ये एक ही बात है, 1000 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा। तो होता क्या है, किसी भी नंबर को जो हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, तो ये जो पावर्स आ रही हैं, ये पावर्स, इनका सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कोई रोल नहीं होता। आपको सिर्फ सिग्निफिकेंट डिजिट निकालने के लिए ये वाले आगे वाले नंबर देखने होते हैं, ये वाले नंबर्स, पावर्स का कोई रोल नहीं है। इसका मतलब इस एग्जांपल में ये नॉन जीरो, नॉन जीरो, नॉन जीरो, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट है, ये चारों नॉन जीरो, यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट है। ये पावर्स आपको नहीं देखनी है, बात समझ में आई? तो ये सिंपल से रूल है किसके? सिग्निफिकेंट डिजिट्स के। एग्जाम्पल देख रखे आप आराम से समझ सकते हो भाई। यहाँ पर नॉन जीरो, नॉन जीरो, नॉन जीरो, 3 सिग्निफिकेंट है, ये दोनों स्टार्टिंग के जीरो काउंट नहीं होंगे, तो ये 2 काउंट होंगे, ये 2 सिग्निफिकेंट है। ट्रेलिंग जीरोस, एंड वाले जीरो काउंट होते हैं, ये दोनों जीरो काउंट होंगे, तो ये तीनों सिग्निफिकेंट है। ये स्टार्टिंग के जीरो काउंट नहीं होंगे, ये दोनों नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट है। ये है आपके दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरोस आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट है, चारों सिग्निफिकेंट है। 100 जैसे नॉन डेसिमल नंबर, इसका मतलब बेटा हुआ 1 × 10⁻²। नॉन डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर नहीं है, तो ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट रहना। इसको आप सही से लिखो 1 × 10⁻², डेसिमल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और जबरदस्ती ऐसे मत लेना कि पॉइंट मैं तो ऐसे भी लिखूंगा, नहीं ले सकते जब तक डेसिमल क्वेश्चन में नहीं है। आप मत लगाओ फालतू में, आपको खुद से नहीं लगाना है आगे होके। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट कितने भाई? इसी 1 को मानेंगे, देयर इज ओनली 1 सिग्निफिकेंट। ठीक है, यहाँ पर इसको काउंट नहीं करना, स्टार्टिंग जीरो, लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट, ये तीनों सिग्निफिकेंट है, ये तीनों नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये सिंपल से रूल से बड़ा किसके? सिग्निफिकेंट फिगर्स के। चलो ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है राउंडिंग ऑफ। राउंड ऑफ कैसे करते हैं? राउंड ऑफ करने का तरीका सिंपल सा है, आसान तरीका है। ठीक है, आपने 6-7 में सीखा ही होगा। थोड़ा सा एक यहाँ पर एक रूल थोड़ा सा अलग हो सकता है। ठीक है, कि अगर मुझे किसी भी बड़े नंबर को थोड़ा छोटा करना है, कैलकुलेशंस थोड़ा सा मुझे टाइम सेव करना है, तो हमने कुछ रूल्स बना रखे हैं बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से बचने के लिए। ठीक है, डेसिमल के बाद 3-3, 4-4, 5 डिजिट आ रही हैं, और मुझे डेसिमल के बाद 1 या 2 ही डिजिट यूज करनी है, तो मुझे बाकी डिजिट हटानी कैसे है, राउंड ऑफ कैसे करना है। ठीक है, तो रूल्स क्या है, सीधे रूल्स पर आएंगे। अपन एक बड़ी डिजिट को छोटा करने वाले हैं, तो रूल क्या है? जैसे अगर आपके पास ये एक नंबर लिखा है 7.82, और आपसे बोला है कि आपको इसको राउंड ऑफ करना है, डेसिमल के बाद एक प्लेस रखनी है, फर्स्ट प्लेस रखनी है,
सेकंड प्लेस हटा दो, सेकंड हटेगी तो ऑब्वियस बात थर्ड फोर्थ भी हट ही जाएंगी, ठीक है। तो मुझे यही वाली प्लेस रखनी है, ये हटानी है। तो रूल ये है कि जिस नंबर को आप हटाने वाले हो, सेकंड प्लेस जो नहीं चाहिए, तो उस प्लेस पर कौन बैठा, अगर वो नंबर लेस देन 5 है, लेस देन 5 है तो उसको हटा दो, उससे पहले वाले डिजिट जो रखने वाले हो उसमें कुछ चेंज नहीं करना। 2 इसको हटाना है, दिस इज लेस देन 5, इसको हटाएंगे यहां से, आगे अनचेंज, आगे कोई भी चेंज नहीं करना, 8 का 8 रहेगा। मुझे अगर ये हटाना है 4 इज लेस देन 5, हटा दो विदाउट एनी चेंज, आगे वाली चीजें अनचेंज रहेंगी। ये राउंडिंग ऑफ का सिंपल सा रूल है। अगर जिस डिजिट को आप हटा रहे हो वो छोटी है 5 से, जैसे यहां पर अगला रूल, जिसको आप हटा रहे हो वो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो उसको हटा दो और आगे वाली, जस्ट आगे वाली में आपको +1 करना है। आगे जो भी नंबर है +1 कर देना। 7 इट इज मोर देन 5, तो आगे जो भी है उसमें +1 करना है। जस्ट आगे वाली, जस्ट आगे मतलब 8 है तो +1 9 हो जाएगा। यहां पर राउंड ऑफ करना है 12.78, मुझे ये हटाना है 8, 8 इज मोर देन 5, मोर देन 5 है, मोर देन 5 है, तो आप इससे जस्ट आगे वाली में +1 करोगे तो 7 में +1 8 हो जाएगा। तो रूल है दो, अगर 5 से छोटी वाली डिजिट हटा रहे हो या 5 से बड़ी वाली। लेकिन अगर यहाँ पर खुद 5 आ जाए, अगर 5 आ गया तो ध्यान रखना, अब थोड़ा सा अलर्ट रहना। अगर यहाँ पर जिसको आप हटा रहे हो वो 5 है और 5 के पीछे कोई नॉन जीरो उसको फॉलो कर रहा है, एनी नॉन जीरो कहीं पर भी, 5 के पीछे, वापस सुनना, 5 से बड़ा 5 से छोटा हो चुका है। लेकिन अगर जिसको आप हटाने वाले हो, जिसको उठाने के लिए बोला है, वो खुद 5 है, तो उस 5 के पीछे कोई भी नॉन जीरो अगर आ गया, जैसे मुझे अगर ये 5 हटाना है, ये वाला हटाना है, डेसिमल के बाद ये वाली प्लेस चाहिए, 5 हटाना है, तो मैं देखूंगा पीछे क्या कोई नॉन जीरो हो रहा है, 5 इट इज फॉलोड बाय 1, तो आगे +1 ही करना है। 5 के पीछे, 5 हटाने वाले हो, पीछे कोई नॉन जीरो आ रहा है तो आगे +1 करना है, तो 16.4। 5 हटाना है, पीछे इट इज फॉलोड बाय नॉन जीरो, 5 के पीछे कुछ आ रहा है, पीछे कुछ आ रहा है तो 5 से आगे +1 ही करना है, 6.8, इट इज 6.8, ठीक। लेकिन अगर 5 जिसको आप हटा रहे हो उसके पीछे कोई भी नॉन जीरो नहीं आया, 1 to 9 कुछ नहीं आया, तो अब देखना है 5 के आगे क्या है। ऑड है तो +1 करेंगे, इवन है तो नो चेंज। ध्यान सुनो, खुद 5 आ गया, खुद 5, तो पहले 5 के पीछे देखो, पहले 5 के पीछे देखो, 5 के पीछे कोई नॉन जीरो तो नहीं आया, अगर आ गया तो आगे +1। अगर उस 5 जिसको आप हटा रहे हो उस 5 के पीछे कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आया, मतलब नॉन जीरो नहीं आ रहा, तो 5 के आगे देखो, अगर ऑड है तो +1, इवन है तो नो चेंज। देखो 5 के पीछे इसको मुझे हटाना है, कोई नॉन जीरो आया, नहीं आया, तो आगे देखना है, आगे क्या है, इवन है तो नो चेंज एज इट इज, 5 हट गया, नो चेंज आगे। 5 इसको मुझे हटाना है, इसके पीछे आ रहा है कोई नॉन जीरो आया, नहीं आया, तो 5 को हटा दो, आगे क्या आ रहा है वो देखना पड़ेगा, आगे क्या आ रहा है देखना पड़ेगा, इवन या ऑड, इवन है तो नो चेंज, नो चेंज। अब यहां देखो 5 को हटाना है, पीछे क्या है, नॉन जीरो आया, नहीं है, आगे देखो आगे क्या है, 7, 7 इज ऑड, ऑड आ गया तो +1, 3.8। 5 को हटाना है, पीछे नॉन जीरो आया, नहीं आया, तो आगे देखो क्या है, ऑड है तो +1, 16.2। ये है आपके राउंड ऑफ के रूल्स। बात समझ में आई? बिल्कुल। चलिए, तो आसान से रूल्स है। अब यहां पर दे रखा है एग्जांपल, राउंड ऑफ द फॉलोइंग टू 1 डेसिमल प्लेस। आपको एक ही प्लेस रखनी है डेसिमल के बाद, ये रखना है। पीछे क्या आ रहा है जिसको हटाना है, 8, 8 तो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो आगे +1 करना है। पीछे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है ना, यहाँ पर जिसको आपको हटाना है वो 8 है, 8 क्या है 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो आगे +1, तो +1। जिसको हटाना है, मुझे ये प्लेस चाहिए, 5 आ गया, 5 हटाना है, 5 के पीछे क्या है, नॉन जीरो है, नहीं है, आगे देखना, आगे क्या है, इवन या ऑड, इवन है, नो चेंज, 6.6। मुझे ये प्लेस चाहिए, 5 नहीं चाहिए, 5 हटाना है, पीछे का नॉन जीरो आ रहा है, बिल्कुल नॉन जीरो आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, तो आगे +1, तो 16.3, 3 होगा +1, 16.4। इसको हटाना है, पीछे का आ रहा है, नॉन जीरो नहीं आ रहा, जीरो आ रहा है, तो जीरो अगर आ गया तो आगे देखो क्या आ रहा है, और इवन ऑड, इवन आ रहा है, नो चेंज, नो चेंज। 5 हटाना है, क्या आ रहा है पीछे, नॉन जीरो नहीं आया, जीरो आ रहा है, आगे क्या है, 7 है, 7 क्या है, इवन ऑड, ऑड है, ऑड में +1, तो 7 को 8। तो ये रूल्स आपको इस तरह से करना है, ठीक है। तो ये बात कि आप खुद से करना, इजीली हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास कुछ ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है।
जब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं कुछ नंबर्स को या मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को फिर से मैं चाह रहा हूँ थोड़ा छोटा करूं, ताकि आगे और जो मैं कैलकुलेशन करूं वो कैलकुलेशन लेंदी ना हो जाए, है ना। वापस सुनो, अगर मैं दो नंबर्स मल्टीप्लाई करें, एक बड़ा सा नंबर आया, उस बड़े से नंबर को मुझे आगे फिर यूज करना है कैलकुलेशन में, तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो उन नंबर्स को छोटा करना है किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से, एडिशन या सब्ट्रैक्शन से या मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन से। जो रिजल्ट्स आते हैं उनको हमें राउंड ऑफ करके थोड़ा छोटा करना है। तो उसके रूल्स क्या है? रूल्स बड़े सिंपल से, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के रूल सेम है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में सेम रूल काम करेगा, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेम रूल काम करेगा। क्या रूल है? जैसे यहाँ पर आपको ना ऐड करना है, तो मैं तो सिंपली ऐड कर लो यार, सिंपली ऐड कर लें। 13.3 क्या है, देखो मैं अलग से करता हूँ इस क्वेश्चन को। 13.3, 3.11, 3.11 मैं ऐड किया 0.313 ऐड कर लेता है। 3 ये 2, 3 और 3 6 7 और ये 3 6। आंसर ये है, सिंपल सी जो मैथ्स लगाई है, जो एक छोटा बच्चा करता है वैसे आंसर आ गया। अब मुझे इसको क्या करना है, छोटा करना है। इतना बड़ा नंबर ना मुझे यूज में नहीं लेना भाई, मुझे इस नंबर से बचना है, काफी बड़ा है। तो रूल ये है कि इन तीनों चारों जिन नंबर्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, सॉरी लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितने हैं। डेसिमल के बाद यहाँ पर कितने प्लेस है? एक ही प्लेस है। डेसिमल के बाद यहाँ पर कितने प्लेस है? 2 है। यहाँ पर कितने प्लेस है? 3 है। डेसिमल के बाद नंबर ऑफ प्लेस, लीस्ट नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हैं? 1 2 3। तो आपको रिजल्ट में 1 रखना है। मतलब जिन तीनों को, चारों को, पांचों को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उनमें ये देखो सबसे कम डेसिमल प्लेस किसके पास है। इसके पास है। कितनी प्लेस है डेसिमल के बाद? 1 ही है, तो आप रिजल्ट में 1 प्लेस रख सकते हो। तो मतलब मुझे ये वाली प्लेस यहाँ पर रखनी होगी रूल के हिसाब से। तो ये नहीं रखना है, तो जिसको नहीं रखना है वो 2 है। और 2 क्या है? लेस देन 5। लेस देन 5 है तो रूल क्या है? इसको आप हटा दो, लेस देन 5 है, विदाउट एनी चेंज इन द प्रीसीडिंग डिजिट। सो आंसर इज 36.7। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या है रूल? डेसिमल के बाद सबसे कम प्लेस, डेसिमल के बाद सबसे कम प्लेस, सबसे कम प्लेस यहाँ पर 1 ही थी, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो आंसर में 1 प्लेस रखेंगे। 1 अगर मान लो एक नंबर होता जिसमें 2 प्लेस होती, एक नंबर में 3 होती, एक में मान लो 4 होती, ठीक है, तो हमें डेसिमल के बाद 2 प्लेस रखनी होती है। इट डिपेंड्स आप जिन डिजिट्स को ऐड कर रहे हो उनमें मिनिमम या लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस किसमें है। यहाँ पर 1 था तो 1 रख लिया। ठीक है, तो ये सिंपल सा रूल है बेटा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में काम करेगा। अगला रूल है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देखो यहाँ पर आपको ये दे रखा है 4.237 डिवाइड बाय 2.51। ये कुछ बड़ी सारी कैलकुलेशन है, तो पहले तो रूल लगेगा नहीं, पहले तो आपको इसको डिवाइड करना ही पड़ेगा। जो भी आएगा डिवीजन से, एक बार अपन चेक कर ले अभी कि ओहो, हाँ कैलकुलेटर आ गया। एक सेकंड ना, अपन बता वो निकालते हैं कैलकुलेटर यार, कैलकुलेटर 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 था ना इसमें, कहाँ गया भाई? हाँ अच्छा भाई, ये आओ, पहले अपन क्या करते हैं, एक बार ये नॉर्मल से कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4.237 है ना, डिवाइडेड बाय 2.51 तो इसका जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है? 1.688। 1.6 दो कितना बड़ा आंसर है इसका ना, 04 जो भी आ रहा है। ठीक है, ये कुछ इसका आंसर है। अब अगर मुझे इस नंबर को आगे भी और यूज करना पड़े तो भाई कितनी प्लेस यूज करूं मैं? इतनी सारी प्लेस आती जा रही है। तो रूल ये है कि यहां पर और यहां पर आपको ये देखना है लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस नहीं देखना है। डेसिमल के बाद सबसे कम प्लेस, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, ये नहीं देखना। सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलो, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, 4 है, 4। हाँ वापस जाते हैं, तो अगर अपन इन चारों को देखते, सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने वो देख लेते हैं। यहाँ पर नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, यहाँ पर 4 है। यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 1 2 3, यहाँ पर 3 है। तो रूल ये है कि जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं। पहले वाले में क्या था? लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पर लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब यहाँ पर इसमें 4 है, इसमें 3, तो मैं आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर रख सकता हूँ।
तो ये सिग्निफिकेंट है मेरे लिए, ये भी है, ये भी है, ये तीन ही चाहिए, मुझे ये वाला ड्रॉप करना है, और जिसको ड्रॉप करना है वो तो 8 है, और अगर ये 8 है, 8 इज मोर देन 5, तो अगर मोर देन 5 है तो उसको आप हटाओगे और आगे क्या करना है, आगे वाले में +1 1.69 इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, अगर जिसको आप हटा रहे हो वो 5 से बड़ा है तो आगे प्रीसीडिंग डिजिट में +1 करना है। वापस सुन लो रूल क्या था, इससे पहले वाला भी और इसके बाद वाले भी, कहाँ गया भाई। अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो अलग रूल है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल है तो अलग रूल है। यहाँ पर लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, एक प्लेस, दो, तीन, तीन प्लेस में से सबसे कम इसके पास है एक, तो यहाँ पर आपको एक प्लेस रखनी है, बाकी हटा दो राउंड ऑफ करके। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करना है, डेसिमल प्लेस नहीं देखना, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर चार चार सिग्निफिकेंट है, यहाँ पर तीन सिग्निफिकेंट है, तो 4 और 3 रिजल्ट में हम 3 रख सकते हैं, 1 2 3, तो ये हटाना है, दिस इज 8 विच इज मोर देन 5, मोर देन 5, देन क्या करना है, आगे वाली में +1 कर लो, तो 1.69 सही है भाई। तो ये था आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स का आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, 6.8 और 4.545 मल्टीप्लाई कर लो भाई और इसका आंसर लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा सॉल्व कर रखा है, इन्होंने पहले इसको मल्टीप्लाई किया, देखो 10 की पावर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्या किया, 6.8 और 4.5 इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 6, 10 की पावर 9 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया होगा। अब रूल क्या है, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का, दोनों का सेम था ना, सेम था ना। यहाँ पर दो कितने सिग्निफिकेंट है, 1 और 2, यहाँ पर कितने, 1 2 3, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट है, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट है, तो रिजल्ट में 2 चाहिए, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस आंसर को छोटा करना है तो मुझे ये और ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए, मुझे ये 8 नहीं चाहिए, 8 नहीं चाहिए तो 8 को हटाएंगे, 8 इज मोर देन 5, मोर देन 5, तो आगे आप +1 कर लो, तो 31 into 10 की पावर 9 आंसर आना चाहिए, 31 into 10 की पावर 9। ठीक है, ये भी सही है, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको भी आप लिख सकते हो क्या, 3.1 करके डेसिमल लगा लो, 31 into 10 की पावर 10 और ये 10, तो ये हो जाएगा 3.1, ये भी सही है। ठीक है, तो ये और ये दोनों सही है। फिर बात क्या हुआ, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट है, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट है, आंसर मेरा कुछ ये आ रहा है। तो जब मुझे इसको शॉर्ट करना है तो मुझे क्या करना है, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस रखना है, यहाँ पर सॉरी लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस रखना है, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रखना है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है, तो मुझे यहाँ पर 2 रखना है, ये दोनों चाहिए, ये हटाना है, तो 8 को हटा दिया, आगे +1। ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर है। तो इसी के साथ अपना बेटा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो एक तरह से रिवीजन वाला जो ये वीडियो था ये खत्म होता है। ठीक है, इसमें अपन ने सारे टॉपिक कवर करें, एनसीईआरटी के जो चैप्टर था अपना, इस चैप्टर फर्स्ट था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसका सारे टॉपिक अपन ने कवर कर लिया। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर करेंगे कौन सा, मोशन स्ट्रेट लाइन, उसमें भी अपन एनसीईआरटी के सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ बेटा, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है पूरा, तो ये वीडियो इस पर्पस के लिए नहीं है कि यहाँ पर आपको मेन से एडवांस के क्वेश्चन आपको साथ देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको मेन से करना क्वेश्चन, एडवांस से करना क्वेश्चन, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी PYQs के लिए वीडियो बना रखी है, आप वो जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, इन वीडियो में जो भी मैं और आगे बनाऊंगा और आगे अपलोड करूंगा, उन सब में अपन एनसीईआरटी के टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। कोई टॉपिक अगर एनसीईआरटी में नहीं है, हट गया है, तो वो अपन इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए मैं कभी सेपरेट अलग से वीडियो बना दूंगा, बट इस वीडियो में नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।